कितना हो गया था कल? डेफिसिट घाटे, ठीक है। चलिए, जब आप डेफिसिट की बात करते हैं या जो आपके घाटे हैं ना, ये एक्चुअली में गवर्नमेंट को हेल्प करते हैं कि आप कैसे बजट का प्रबंधन करें, मैनेजमेंट ऑफ बजट कैसे इफेक्टिव बनाया जाए। जैसे मान लिया अगर आपका कोई मंथ ऐसा है जिसमें आपका घाटा हो गया है, तो अगले महीने आप कैसे काम करें ताकि डेफिसिट को मिनिमाइज किया जा सके, घाटे को हम कम कैसे करें। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, पहला जो घाटा है मान लिया, इस पर थोड़ी बात करते हैं। लिखिएगा राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा, तो सबसे पहले इसका जो सजेशन दिया गया वो 1985 में, 1985 में एक कमेटी आई थी, सुखमय चक्रवर्ती कमेटी। लिख लीजिएगा 1985 सुखमय चक्रवर्ती कमेटी। 1985 में एक कमेटी आई थी, सुखमय चक्रवर्ती कमेटी। उसने राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट की बात की थी, लागू करने की बात नहीं की थी, उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था। उसके बाद आफ्टर सम टाइम 1988 में 1988 में एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट का कॉन्सेप्ट, नाम नहीं सिर्फ कॉन्सेप्ट यहां पर डिस्कस किया गया था। और ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड बैंक। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व बैंक। सब कुछ नोट करेंगे भाई। और इसमें, इसी में, इस रिपोर्ट में एक मतलब एक रिपोर्ट डिस्कस करी गई थी, उसका नाम क्या था? पब्लिक सेक्टर बोरोइंग रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया था। और ये रिपोर्ट किसका हिस्सा थी? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। किस सन में आई थी? 1988 में। और ये रिपोर्ट किसने पब्लिश करी थी? वर्ल्ड बैंक ने। सब कुछ नोट करेंगे, ठीक है। यहां पर वर्ल्ड बैंक ने ये बोला कि अगर कोई ऐसी इकोनॉमी है, कोई ऐसा देश है जो अगर अपनी बारोइंग को नजर में नहीं रखेगा तो वहां लगातार डेफिसिट या घाटा होता रहेगा। अगर डेफिसिट होगा, राजा की जेब में पैसा ही नहीं बचा। और राजा तक मत जाइए, आप ऐसे सोचिए, मान लिया कोई एक व्यक्ति है, उसके 4 5 10 जो भी लड़के हैं, तो वो जो कमाता उसके लड़के कुछ नहीं करते, तो अपने लड़के को हर महीने 10 लड़के हैं तो 1-1 हजार 10,000 कमाया, 1-1 हजार सबको बांट दिया, हर महीने यही चल रहा। क्या वो पिता कोई नया कमरा बना पाएगा? क्या कोई नई चीज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो आपको करना क्या है? आपको कुछ ऐसा करना है ताकि आपका एक्सपेंडिचर, आपका जो खर्च है वो क्या हो जाए? कम हो जाए बच्चों पर। तो अगर सरकार हमारी गरीबी नहीं दूर करेगी, फ्री में राशन बांटेगी, फ्री में सब कुछ करेगी, तो क्या हम लोग किसी लायक बन पाएंगे? नहीं बनेंगे। तो सही तरीका ये नहीं है। उसके बाद क्या होता है? 1991 की बात है। 91 में क्या हुआ कि भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस आए, आर्थिक संकट आए इंडिया में। तो यहां पर समाधान के लिए कौन आता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। और इन्होंने प्रॉपर तरीके से जो बजट आता है, तो बजट में किसे शामिल किया? फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा बजट में डिस्कस किया गया पहली बार 1991 में। और ये बजट कौन प्रेजेंट कर रहा था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। अगर देखिए प्रश्न क्या पूछा जाए कि राजकोषीय घाटे की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ फिस्कल डेफिसिट, ये पहली बार किस सन में आया था? 1985, 1985 में सुखमय चक्रवर्ती कमेटी में इसका डिस्कशन किया गया था।
अगर पूछा जाए इसके बाद में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है, कोई ऐसी संस्था है जिसने इसको डिस्कस किया, वो क्या हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक। 1988 में रिपोर्ट क्या थी? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। उसी रिपोर्ट में एक छोटी सी रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, पब्लिक सेक्टर बारोइंग रिपोर्ट। क्लियर है? उसके बाद अगर प्रश्न पूछा जाए कि राजकोषीय घाटा वेरी फर्स्ट टाइम, पहली बार, सबसे पहली बार बजट में कब आया, तो क्या बताएंगे? 1991 में आया। क्लियर है सब कुछ? चलिए अब समझते हैं क्या है। कुछ बात समझ आई? समझने वाला कुछ था ही नहीं, अभी तो इन्फॉर्मेशन थी, है ना? अब समझने वाला है। देखिए, तो देखिए मैं आपको बजट की फ्रेमिंग यहाँ पर कर दे रहा हूँ, इस फ्रेम को समझिए, उसके बाद सारे घाटे हम लोग देख लेंगे। ठीक है? ये डायग्राम आपको बनाना है, सुंदर सा बनाना है। बजट, और बजट में एक पार्ट है आपका प्राप्तियां, रिसीप्ट्स, और दूसरी तरफ है आपका एक्सपेंडिचर। यहाँ पर है आपका खर्च, और यहाँ पर क्या है? प्राप्तियां। ठीक है? और पूरा ऐसे बनाएंगे, लापरवाही नहीं करेंगे। ठीक है? रिसिप्ट्स की बात करें, ठीक है? डायग्राम बना लीजिएगा। जहाँ पर ग्रीन कलर है, यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स अपने आप लिखना है। इसमें क्या क्या आएगा? कल वाली कॉपी मत देखिएगा, उम्मीद करता हूँ सब लोग कर लेंगे। किसका हो गया? कॉपी पलटना मना है ना? कुछ किया? दिखाओ। ठीक, और करो। कुछ समझ आ रहा है? क्या भाई, पीछे किया कुछ? आपने किया बेटा? नहीं किया? कल तो आए थे। करो करो। आप आए थे कल? करिए। कुछ हो पाया नहीं? है? फिल इन द ब्लैंक्स, क्या क्या आएगा इसके नीचे? आपका हो गया बेटा? और देखो, और सोचो कुछ। कुछ हो पा रहा? पिट के बनोगे? नॉन टैक्स में क्या लिखा है? जीएसटी नॉन टैक्स है? हुँ? आगे बैठे और पिटनी कसम खा ली। चलिए भाई, देखिए, है ना? देखिए बात समझिए, है ना? थोड़ा सा ध्यान से क्लास बनाएंगे ना, जिनको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो 1 डेढ़ साल तन मन धन से लग जाइए। तीनों जरूरी है, धन भी जरूरी है ना? और तन मन भी जरूरी है। तन स्वस्थ नहीं तब भी नहीं बढ़ पाओगे, मन यहाँ होना चाहिए। ठीक है?
वरना सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, देखिए टैक्स मतलब जितने प्रकार के टैक्स से पैसा आता है वो सब यहाँ लिखेंगे, चाहे वो जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, और जितने टैक्स है, सर चार्ज हो, सेस चार्ज हो, जो भी कर है वो सब यहाँ आ जाएगा। कल डिस्कस किया था ना हम लोगों ने। उसके नॉन टैक्स क्या हो जाएगा, पनिशमेंट है किसी भी टाइप का, फाइन है, फीस है, इंटरेस्ट पेमेंट, याद आ रहा, अगर ब्याज जैसे मान लिया हमने नेपाल को पैसा उधार दे दिया सरकार ने, नेपाल मतलब ब्याज देगी तो वो कहाँ आएगा, यहाँ पर लिखेंगे नॉन टैक्स में लिखेंगे। कल की क्लास में अगर आए होंगे सब समझ आ रहा होगा, ना आए तो आज फिर पूछ लीजिए क्लास के बाद। कैपिटल रिसिप्ट में घर बेच लो, लोन ले लो, ये सब याद है ना। उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, पेंशन है, सैलरी है, इंटरेस्ट पेमेंट है, डिफेंस एक्सपेंडिचर है, याद आ रहा सब कुछ, वो सब यहाँ आ जाएगा। और यहाँ रोड है, रेलवे है, स्कूल है, लोन रीपेमेंट है, प्रिंसिपल अमाउंट, सब कुछ याद है नहीं याद है। कल वाली क्लास जब तक नहीं पढ़ेंगे जाके फिर से देख लीजिएगा, कोई डाउट है यहाँ तक, ठीक है कर लेना ध्यान से। अब देखिए घाटे जब निकालेंगे तो क्या होगा, एक तरफ बजट में बात की गई है पैसे आने की, ये पैसा आता है, और यहां पर पैसा आपके यहां से जाएगा, खर्चा एक तरफ है और प्राप्तियां एक तरफ है। ठीक है, अब जरा देखिए भाई, तो जो पहला घाटा है, तो घाटे तक पहुंचने से पहले आप तीन बातें समझिए। या तो बजट होगा ऐसा कि रिसीप्ट्स प्राप्तियां एक्सपेंडिचर के बराबर है, ऐसा हो सकता है किताब में, सिर्फ किताब में हो सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फिर रिसीप्ट्स प्राप्तियां अधिक है, खर्चा कम है, ये भी संभव है, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। और तीसरा केस हो सकता है कि पैसा कमाते कम हैं, जरूरत ज्यादा है, एक्सपेंडिचर हमारा बड़ा है, यही हो सकता भाई। ये कंडीशन ऐसी है, इसको बोलते हैं बैलेंस बजट। क्या बोलेंगे, बैलेंस बजट, संतुलित बजट असंभव है। क्या संभव है, नहीं। उसके बाद देखिएगा ये वाला बजट क्या हो जाएगा, रिसीप्ट्स ज्यादा है, ये हो जाएगा सरप्लस बजट, सरप्लस बजट। और ये हो जाएगा डेफिसिट बजट, घाटे का बजट। क्लियर है। अब जरा बात समझिए, ये तीनों बातें ठीक है ना, यही तो हो सकता है सरकार कमाए कम खर्च ज्यादा करे, या कमाए ज्यादा खर्च कम करे, या दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, यही तीन कंडीशन है ना। ठीक है, एनालिसिस करिए क्या इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, कैसे यूपीएससी में प्रश्न बन सकता है, मेंस में क्या प्रश्न बन सकता है, वो समझिए। पहला केस तो डिस्कस नहीं करना है क्योंकि ये संभव नहीं होता है। दूसरा केस देखिएगा, सरकार ने कमाया ज्यादा है, खर्च कम किया। अब आप देखिए, अगर आप इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमिक नेचर क्या हो सकता है, या तो वो रिच इकोनॉमी है, अमीर अर्थव्यवस्था है, या फिर क्या है, गरीब अर्थव्यवस्था। दो प्रकार की अर्थव्यवस्था हो सकती है। और पुअर को हम क्या बोलेंगे, डेवलपिंग, विकासशील। रिच को क्या बोलेंगे, डेवलप्ड। क्लियर है ना भाई, विकसित बोलेंगे। अब आप देखिए, अगर प्राप्तियां ज्यादा हैं, खर्चा कम है, इसका मतलब कि सरकार सब्सिडी नहीं दे रही है, कल्याणकारी योजनाएं, वेलफेयर पॉलिसीज, मनरेगा, फ्री में अनाज, ये सब नहीं मिल रहा है, खर्चा कम कर रही। तो इस टाइप का बजट किस अर्थव्यवस्था में लाना चाहिए, ए या बी, पक्की बात है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ये वाला बजट आपको सामान्यतः इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में देखने को मिलेगा। क्लियर है भाई। और पैसा कमाई कम है, खर्चा ज्यादा है, तो इस टाइप का बजट कहां मिलेगा, भारत में मिलेगा। क्लियर है, यहां तक ठीक है ना भाई। तो मतलब यह है कि हमें थोड़ा घाटा भी जरूरी है, भारत में घाटे का बजट जरूरी है। क्यों जरूरी है, सरकार अगर पैसा नहीं देगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसलिए आपको खर्च करना पड़ेगा। खर्च क्यों करेंगे, कई सारे कारण इसके आपको समझ आएंगे। यहां से जब सरकार रोड बनाएगी तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, किसी न किसी को तो पैसा मिलेगा ना भाई, है ना। तो हमारे देश के लिए कौन सा घाटा अभी ठीक है, घाटे का बजट।
अगर भारत में सरकार सरप्लस बजट ले आएगी, खर्चा नहीं करेगी, फ्री में एजुकेशन नहीं देगी, फ्री में रेलवे में जो सब्सिडी नहीं देगी, तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसीलिए हमें लोगों को काबिल बनाना है, मार्केट को चलाना है। फिलहाल भारत में किस प्रकार का बजट अभी जरूरी है? खर्चे का बजट। तो घाटे जब मैं बताऊंगा तो डरने की जरूरत नहीं है, भारत के लिए जरूरी है। ठीक है, कई लोग डरा देते हैं कि भारत सरकार ने ले लिया लोन, मोदी जो है देश बेच रहे। बेचना भी जरूरी होता है, लेकिन यह है कि उतना ही बेचो जितना डाइजेस्ट हो जाए। अब पुरानी साइकिल है, घर में पड़ी हुई है, किसी काम की नहीं, इलेक्ट्रिक वाली ले ली है, या तो घर में उसे पेंट वेंट करके लटका दीजिए, है ना, या फिर उसको बेच के कुछ पैसा कमा लो, लेकिन पुरानी ही बेचना। चलती हुई साइकिल पहिया बेच दिया तो वो नहीं करना है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, तो बड़ा ही लॉजिकल वे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बजट नंबर 1, सॉरी घाटा नंबर 1 लिखिएगा, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है? गरीब वाली है, तो हमारे क्या होंगे? घाटे होंगे। क्लियर है ना? कौन कौन से होंगे देख लीजिएगा। देखिए, घाटे वाली बात मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज़ और समझिए, डरने की जरूरत नहीं है। जैसे एक बच्चा है, वो MBBS करना चाह रहा है, बीटेक करना चाह रहा है, पैसे नहीं है, तो क्या लेगा? लोन लेगा। अब लोग बोले बताओ, लोन ले लिया पढ़ाई के लिए, लेकिन 4 साल बाद या 5 साल के बाद वही लड़का स्किल्ड हो जाएगा, पैसा कमाएगा और वो लोन भर देगा, निपट जाएगा 2-3 साल में लोन। उसके बाद जिंदगी भर उसका क्या हो गया? लाइफ चल जाएगी, सेट हो जाएगी। अगर लोन ना लिया होता, डर जाता कि घाटा हो जाएगी, क्या हो जाएगा, क्या वो काबिल बन पाता? बशर्ते वो 4 साल पढ़ाई करे, वरना फिर संकट है ना। तो देखिए, राजकोषीय घाटा क्या है, इसको लिखेंगे फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू, लिखिए कैसे लिखते हैं इसको, है ना। पहले लिखेंगे टोटल एक्सपेंडिचर, या एक मिनट, हाँ लिख लीजिएगा टोटल एक्सपेंडिचर कुल व्यय माइनस टोटल रिसीप्ट्स, कुल प्राप्तियां। अब देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा, कुल व्यय तो ठीक है, लेकिन टोटल रिसीप्ट्स में ऋण को शामिल नहीं किया जाता है। यूपीएससी पीटी देने जा रहे हो, ध्यान रखना। ठीक है, जब आप राजकोषीय घाटा निकालते हैं तो टोटल एक्सपेंडिचर मतलब देश में जो भी खर्च हो रहा संचित निधि से, कल डिस्कस किया होगा, है ना, बताया था ना, फंड बताया था, याद होगा आपको, है ना, वो सब आ जाएगा। लेकिन टोटल रिसीप्ट्स, कुछ कुल प्राप्तियों में कभी भी ऋण को शामिल नहीं करते। जैसे अभी अगर सरकार की बात करें तो सरकार ने टोटल खर्चा जो भी है, इसमें क्या क्या हो जाएगा? हो सकता है कि राजीव गांधी ने पैसा उधार लिया हो, उसका भी ब्याज दे रहे हों, इंदिरा जी ने लिया हो, अटल जी ने लिया हो, समझ आई बात नहीं? तमाम सरकारों ने जो भी ऋण लिया है उसका ब्याज सरकार दे रही है। लेकिन अगर मोदी जी आज लोन लेकर के आएंगे घाटे को कम करने के लिए, वो यहां पर शामिल नहीं होगा, तो क्या ये जस्टिस है? वर्तमान प्रधानमंत्री कोई भी हो सकता है, वर्तमान सरकार को अगर जज करना है कि ईमानदार है बेईमान है, क्या ये सही तरीका हो सकता है? तो राजकोषीय घाटे से कभी भी वर्तमान सरकार को नहीं चेक किया जाता है। वर्तमान प्रधानमंत्री को चेक करना हो कि कैसा काम कर रहे हैं तो इसका सहारा नहीं लेते। इसकी मदद से आपको संपूर्ण अर्थव्यवस्था, जो इंटीग्रेटेड इकोनॉमी हमारी है, उसकी कैसी हालत है इस समय, वो पता चलती है। तो अर्थव्यवस्था की कंडीशन क्या, वो कौन बताएगा? राजकोषीय घाटा। यहां से क्या पता चलेगा, लिख लीजिएगा, यहां से आपको हेल्थ ऑफ इकोनॉमी, यही टर्म लिखा जाता है। ठीक है, हेल्थ ऑफ इकोनॉमी पता चलेगी किसकी मदद से? राजकोषीय घाटा। अब लिखेंगे दूसरा, टाइप नंबर 2। अच्छा, इसमें कोई डाउट हो पूछिए। राजकोषीय घाटा, बताइए क्या डाउट है? हिमांशु बताओ क्या डाउट है? नहीं, डाउट तो है, 2-4 लोगों को है। अभी बताइए, आपको क्लियर हो गया बेटा? आप बताइए, पीछे चारों क्लियर? आप लोगों को बेटा ठीक है। चलिए आगे देखिए भाई, राजकोषीय घाटा हो गया, अब लिखेंगे राजस्व घाटा। ठीक है, क्या है ये? राजस्व घाटा, लिख लीजिएगा।
अब देखिए क्या होता है, इसमें बहुत ही साधारण सी बात है, सबसे आसान है। रेवेन्यू डेफिसिट की बात करें अगर, तो जो भी आपने एक्सपेंडिचर किया है माइनस रिसीप्ट्स, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, कर लीजिए, फॉर्मूला लिख लीजिए दोनों लोग, फॉर्मूला लिखिए फटाफट। राजस्व घाटे का फॉर्मूला लिख लिया आपने। अब यहां से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, क्या हो जाएगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट्स, क्लियर है। अब जो लोग कल आए थे उनसे पूछ रहा हूं कि ये बात समझ आई क्या लिखा हुआ है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स का एग्जाम्पल कौन कौन बता सकता है, इसमें क्या क्या आएगा, रिसिप्ट्स में कौन कौन चीजें आती हैं, याद आ रहा, और एक्सपेंडिचर में याद आ रहा वो वाला। तो ये चीज जहां पर जो सरकार की शुद्ध इनकम वाली बात अगर करें, तो ये वाला जो घाटा है ये क्या बताएगा कि वर्तमान में गवर्नमेंट कितना सुधार कर रही है या पिछले साल क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर शुद्ध इनकम, इनकम टैक्स, तमाम टैक्सेस क्या हो जाएंगे यहाँ पर आते, क्लियर है ना भाई। टोटल इंटीग्रेटेड इकोनॉमी की हालत पता करनी हो तो राजकोषीय घाटा, और क्या ग्रोथ हुआ है, पर कैपिटा इनकम बढ़ा है नहीं बढ़ा है, सामाजिक कल्याण हुआ नहीं हुआ, ये सब कहां पता चलेगा आपको, क्लियर है ना। ठीक, आगे देखिए तीसरा घाटा, यह है आपका प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा, यह है आपका प्राथमिक घाटा। तो जरा देखिएगा इसमें, इसका फॉर्मूला क्या है, प्राइमरी डेफिसिट इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट। प्राथमिक घाटा बराबर क्या होता है, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। प्राथमिक घाटा बराबर लिखिएगा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, ठीक है। अब यहां पर रुकिए और समझिए, राजकोषीय घाटा क्या करंट में जो गवर्नमेंट है उसको जज करना हो काम कैसा कर रही है, क्या वो ठीक है, वो तो नहीं है, क्योंकि जो खर्चा है वो तो आप इंदिरा जी का भी काउंट कर रहे हो, लेकिन अभी अगर लोन लिया है तो उसे आप काउंट नहीं कर रहे हो। तो मनमोहन जी ने क्या सुझाव दिया कि अगर आपको वर्तमान प्रधानमंत्री कैसा काम कर रहे हैं पता करना हो, तो राजकोषीय घाटा माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, पुराना वाला जो ब्याज भुगतान वो घटा दीजिए, क्योंकि वो तो भाई पुराना है, तो नए वाले क्यों आप चेक कर रहे हो, बात समझ आई। राजकोषीय घाटे से क्या घटा देंगे, माइनस क्या कर देंगे, इंटरेस्ट पेमेंट, उसके बाद जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, प्राथमिक घाटा। और वर्तमान सरकार कैसा काम कर रही है, प्रधानमंत्री कौन से हैं, गोपाल हैं या मोहित, कल वाले एग्जाम्पल याद है ना एग्जाम्पल, वो आपको यही बताएंगे कि वर्तमान के पीएम कैसे हैं। तो वर्तमान सरकार को अगर चेक करना हो तो किस घाटे की मदद लेते हैं, प्राथमिक घाटा। अगर ये कम हो रहा है इट मीन्स कि गवर्नमेंट ठीक काम कर रही, अगर ये कम नहीं हो रहा है इट मीन्स कि पीएम से मैनेज नहीं हो रहा है। कुछ बातें समझ आ रही, ठीक है। तो ये है तीन बेसिक वाले घाटे। सबसे बड़ा घाटा होता है राजकोषीय घाटा, लार्जेस्ट डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट क्या हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट, सरकार का सबसे बड़ा घाटा फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, नोट करके लिख लिया करो। सरकार का सबसे बड़ा घाटा लार्जेस्ट डेफिसिट ऑफ गवर्नमेंट इज फिजिकल डेफिसिट। और सबसे छोटा घाटा क्या हो जाएगा, प्राथमिक घाटा, स्मॉलेस्ट कौन हो जाएगा, स्मॉलेस्ट डेफिसिट इज प्राइमरी डेफिसिट। ये तीन मेन घाटा है। चौथा जो घाटा हम लोग डिस्कस अभी करने वाले हैं वो अलग टाइप की चीज है ना, थोड़ा सा, ये तो तीन मेन हो गए, चौथा वाला लिखेंगे जिसमें जिसको एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट के तहत आप डिटेल में पढ़ेंगे। चौथा लिखेंगे प्रभावी राजस्व घाटा,
प्रभावी राजस्व घाटा। क्या होता है? कौन बताएगा? प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है? हाँ भाई हिमांशु बताओ, कौन बताएगा? आइडिया है कि सबके पास जियो है? कौन बताएगा? थोड़ा बहुत आइडिया नहीं, क्या है ये, क्या होता है? ना देखिए, नहीं मेरी बात समझिए, अगर हम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट निकालेंगे तो पहले आप ना, जो आपका रेवेन्यू डेफिसिट है, राजस्व घाटा, ठीक है, अब समझिए राजस्व घाटा क्या है, या आप समझना चाहते हैं तो आसान कर देते हैं इसको, समझिए ये आपका है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे मान लिया अगर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है, योगी जी को बुलाया और इनको पैसा दिया कि जाओ तुमने पेंशन नहीं दी लोगों की, निपटा दो, होली आने वाली है, तो पेंशन किस टाइप का एक्सपेंडिचर है? पेंशन किस टाइप में आएगा? कैपिटल, क्या हो जाएगा? रेवेन्यू होगा ना। और मान लिया इनको 1,000 करोड़ रुपए दे दिया मोदी जी ने, योगी जी लेके जा रहे, हापुड़ क्रॉस किया, मन में आइडिया आया कि एक काम करते हैं, इसमें से 200 करोड़ रुपए खर्च करके एक रोड बनवा देते हैं। बात समझ आ गई? क्लियर है ना भाई? तो देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आपका हुआ है उसमें से उतना अमाउंट माइनस कर दीजिए जो रेवेन्यू अकाउंट का था, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने खर्च कर दिया, क्योंकि रोड जब बनवाएंगे तो रोड क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मोदी जी ने पैसा दे दिया है, किसकी फॉर्म में? राजस्व खर्च करिए जाकर, है ना, पेंशन दीजिए, लेकिन अगर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी किया है, जो भी अमाउंट किया उसको माइनस कर दीजिएगा, जो बचेगा वो हो जाएगा प्रभावी राजस्व घाटा। अरे यही तो है ना, नहीं समझ आया? सब ठीक चल रहा? फिर ठीक है। तो फिलहाल ये आपके 4 घाटे याद रखेंगे, जब मैं नया डेटा बताऊंगा तो आपको ये चीज़ें समझ आनी चाहिए। अब भाई थोड़ा सा बजट के प्रकार देख लेते 2-4, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन इस बार आने की उम्मीद है। हेडिंग डालेंगे बजट के प्रकार, टाइप्स ऑफ बजट। पहला लिखिएगा जनरल बजट, आम बजट। इसमें सिर्फ आम की बात होती है, अमरूद की बात नहीं होगी ना। इसमें देखिए मतलब क्या होता है, इसमें जो सामान्य बजट है इसमें देश के विकास के लिए, है ना, जो भी सरकार की पॉलिसीज आती हैं वो सब काम किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर इनको लगे कि लोगों का कल्याण करना है, वेलफेयर करना है, लोग गरीब हैं, है ना, तो इनकी बात भी यहाँ पर की जाएगी। अगर मान लिया उन्हें लगे कि नहीं टैक्स थोड़ा सा कम कर देते हैं, लोगों के जेब में पैसा जाना चाहिए, तो टैक्स रिफॉर्म भी यहाँ पर हो जाएगा। जो भी देश के हित में, लोगों के हित में होगा वो सब इसमें आता है। जितना चाहे उतना पैसा खर्च करो, रोड बनवा दो, कुछ भी करिए, है ना, लोगों को फ्री में लैपटॉप बांट दो, बाइक बांट दो, BMW बांट दो, जो करना है वो सब करिए। दूसरा बजट होता है अंतरिम बजट। अंतरिम बजट, और अंतरिम बजट की अगर बात करें, ये आएगा जब भी आपका क्या होगा? लोकसभा चुनाव। तो लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले, जस्ट बिफोर ऑफ लोकसभा इलेक्शन लिख लीजिएगा, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बजट आता है। और इस बजट की खास बात क्या है, इसमें आप कोई भी ऐसी योजना नहीं लाएंगे जिससे लोगों का ध्यान आपकी तरफ आए, ठीक है। जैसे मान लिया अगर आपने बोला कि हमें टैक्स का जो रेट है, जो कर की दर है, ये मुझे कम करनी है, तो नहीं करेंगे। या मान लिया मोदी जी ने 4.5 साल कुछ नहीं किया और चुनाव है, तो इस बजट में क्या करते हैं, चलो सबको लैपटॉप बांट दिया, बाइक बांट दी, मोबाइल बांट दिया, मतलब पूरे 5 साल का फ्री में रिचार्ज कर दिया,
5 GB पर डे, 5G मोबाइल दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो वोट किसे दोगे फिर? संभवतः मोदी जी को देंगे। पर जो इतना काम करेगा सब 4.5 साल हम लोग भूल जाएंगे फिर। तो अंतरिम बजट में एक प्रावधान है कि आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे लोगों का ध्यान आपकी तरफ आए, क्योंकि आप है रिपब्लिक, गणतंत्र हैं, लोकतंत्र हैं, उसको जिंदा रखना है। विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा। राहुल जी के हाथ में क्या है यात्रा करने के अलावा? कुछ है इस समय? लोग जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे, और पता लगा मोदी जी ने इसी बीच फ्री में सब कुछ बांट दिया, तो वैसे मुश्किल सत्ता पाना, संभावनाएं क्या हो जाएंगी? और कम हो जाएंगी। इसीलिए लोकतंत्र बना रहे। अंतरिम बजट या लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का जो बजट होता है उसमें कोई भी अट्रैक्शन क्रिएट करने वाली पॉलिसी नहीं लाएंगे जिससे आकर्षण जनित हो। बात समझ आ गई? लोगों को लुभाएंगे नहीं, लालच नहीं देंगे किसी भी टाइप का। ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही होता है। चाहे तो सरकार अपना कुछ कर ले, वो अलग बात है। उसके बाद देखिएगा एक व्यवस्था होती है वोट ऑन अकाउंट, लेखा अनुदान। लिख लीजिएगा, लेखा अनुदान। नाम सुना होगा, पॉलिटी पढ़ चुके हैं। और किस आर्टिकल में है वोट ऑन अकाउंट? वेरी गुड, 116A में है। पूरी बात ये है ना? वेरी गुड। ठीक है भाई, सबको नोट करते रहना, आर्टिकल सब मैच करने को आ जाता है। ठीक है, ठीक है। पब्लिक अकाउंट किस आर्टिकल में है? ये तो बड़ा मुश्किल है ना? बताइए आप। नहीं पता? कल मैंने बताया था, तीनों अकाउंट बताए थे। 1050 कल आप नहीं आए थे, याद है ना? पढ़ते रहा करो। अब क्या होता है वोट ऑन अकाउंट? ध्यान से सुनना, बताने की इच्छा बता सकते हो। वोट ऑन अकाउंट लेखा अनुदान क्या है? अच्छा, और कुछ इसके बारे में कोई और आइडिया है? चलिए देखिए, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते हो ना, इसीलिए पीटी फंसता है ना? देखिए जरा समझिए, मान लिया कोई एक प्रोजेक्ट है, एक परियोजना है किसी मंत्रालय की, उसका टोटल एक्सपेंडिचर है एक्स अमाउंट, कुछ भी हो सकता है। जनरली क्या होता है कि बजट आएगा फरवरी में, और ये इंप्लीमेंट होता है कब? जब आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा? फाइनेंशियल ईयर, वित्त वर्ष। कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से अगले साल 31 मार्च तक। चलिए भाई ठीक है, बजट आया फरवरी में, लेकिन पैसा कब मिलेगा? अप्रैल में। तो फरवरी और मार्च, अगर 2 महीने इस परियोजना को पैसे की जरूरत पड़ जाए, पैसा है कम, मिलेगा कब? अप्रैल में। तो उस प्रोजेक्ट को बंद नहीं करना है, तो पैसा भी देना है, तो इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ व्यवस्था पैसे की करने के लिए हमने एक प्रावधान किया है जिसको बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट या लेखा अनुदान। 2 महीने का खर्च मैक्सिमम। याद रखिएगा, जब वोट ऑन अकाउंट करेंगे तो इसमें कितने महीने का खर्च होगा? 2 मंथ। समय की बात करें तो कितने महीने का खर्चा दिया जाएगा? 2 महीने का। और अमाउंट की बात करें तो x/6, जो टोटल प्रोजेक्ट की वैल्यू है उसका छठा हिस्सा ही मिलेगा वोट ऑन अकाउंट के माध्यम से, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। क्या बातें समझ आई? देखिए, बजट का पैसा आएगा 1 अप्रैल को। अगर किसी परियोजना को चलाने के लिए अमाउंट कम पड़ जाए तो टोटल जो उसका कॉस्टिंग है उसका छठा हिस्सा आपको मिल जाएगा पैसे के टर्म में। स्टेटमेंट अगर आए तो याद रखिएगा। और टाइम तो 2 महीने तक जो काम चलाने के लिए, कौन सा महीना? फरवरी और मार्च, तो 2 महीने का बजट आ जाएगा। किसी कारण बस अगर बजट नहीं आ पाया, लड़ाई हो गई, कुछ भी हो गया, तो फिर से वोट ऑन अकाउंट किया जा सकता है 2 महीने के लिए। क्लियर है ना? और फिर भी बजट नहीं आ पाया तो फिर से हम कितना कर सकते हैं? 2 महीने का वोट ऑन अकाउंट किया जा सकता है। टोटल 6 महीने। अगर 6 महीने में काम नहीं चला, इसके बाद वोट ऑन अकाउंट नहीं लाया जाएगा। क्लियर है? कैसे प्रश्न बनेगा याद रखिएगा। वोट ऑन अकाउंट के माध्यम से कितने महीने का, सामान्यतः कितने महीने का खर्च आता है?
2 महीने का। अगर बजट नहीं आ पाया तो मैक्सिमम कितने महीने का? 6 मंथ। लेकिन 2 महीने, 2 महीने और 2 महीने, एक साथ 6 मंथ का नहीं मिलेगा। तो ये भी एक प्रकार का बजट है। कई लोग बोलते हैं कि अंतरिम बजट इज द पार्ट ऑफ वोट एंड अकाउंट, लेकिन ये बात ठीक नहीं है ना? सबको ठीक चल रहा है यहाँ तक? उसके बाद अगला टाइप देखिए बजट का, उसको समझ लीजिएगा, है ना? तो 2 बजट एक साथ आप समझ लीजिएगा। एक तो परफॉर्मिंग बजट या परफॉर्मेंस बजट, जिसको निष्पादन बजट बोलते हैं, और दूसरा रहेगा आउटकम बजट या परिणाम आधारित बजट। तो हेडिंग डालिएगा परफॉर्मिंग बजट एंड आउटकम बजट। हिंदी में लिखिएगा निष्पादन बजट और परिणाम आधारित बजट। परफॉर्मिंग को परफॉर्मेंस बजट भी कहते हैं, एक ही बात है। तो परफॉर्मेंस बजट एंड आउटकम बजट, ठीक है? अब इसको, इसकी बारीकियों को समझना है आपको, है ना? कौन बताएगा क्या होता है आउटकम बजट, क्या होता है? ठीक है, कौन सा है आउटकम बजट? और कोई बताएगा प्लीज? आउटकम बजट आप लोग बताइए। नहीं मालूम, वेरी गुड। आप तीनों को? हाँ बताओ, बोलना चाह रहे, बोलिए। वही सही है, ये अच्छा आंसर है ना? चलिए ठीक है। देखिए देखिए, एक काम करिए, आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। अगर आपको यूपीएससी देना है 24 में, तो एनसीईआरटी पढ़ के जाइएगा, वरना पीटी के क्वेश्चंस की हवा नहीं लगेगी। थोड़ा थोड़ा लगेगा ना, ये कहीं सुना तो था, थोड़ा सुना था बस, पूरा भी नहीं, है ना? थोड़ा सा बात टाइट है। देखिए कारण क्या है, यूपीएससी वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि विदाउट इकोनॉमिक्स पीटी पास करेंगे, इसकी कल्पना करना भी गुनाह है। इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर और सपने देख रहे हो कि पीटी पास हो जाएगा, तो ऊपर वाला आके सजा देगा मौका देख के, है ना? इसलिए एनसीईआरटी पढ़िए डिटेल में। नहीं समझ आ रहा मुझसे पूछिए आके कौन सी पढ़ें। स्पेशली जो मैक्रो की आती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th की, वो हर हालत में कंप्लीट करिए। मैक्रो की बात कर रहा हूँ, ठीक है? कॉन्सेप्ट को समझा करो। देखिए क्या है, जैसे मान लिया एक बजट आया 2017-18 में, और परिवार का मुखिया कौन? पिताजी होते हैं। ऐसे देश का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। तो पीएम साहब के पास में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सबसे आसान है समझना, किसे मंत्री चुना जाए, तो इन्होंने क्या किया, मिस्टर रामू को मंत्री बना दिया। शिक्षा मंत्री बन जाइए रामू। सन कौन सा है? 2017-18। रामू हालांकि खुद शिक्षित नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी क्या मिल गई, ये भी अच्छी बात है, भरोसा है। तो प्रधानमंत्री जी ने बोला कि इस समय देश में लिटरेसी रेट, साक्षरता दर है 35%, 35%, इसको बढ़ाना है। तो रामू खुश हो गए, सर मैं बढ़ा दूंगा, और इसके लिए पैसा दिया है 100 करोड़ रुपीस। कितना अलॉट हुआ? 100 करोड़ रुपए। उद्देश्य क्या रखा कि लिटरेसी रेट, साक्षरता दर अभी कितना है? 35%। रामू को मंत्री बनाया गया ताकि अगली साल ये डेटा क्या हो जाए, बेहतर हो जाए थोड़ा सा। तो अगली बार फिर से बजट आएगा, 2018-19 का बजट आया, मिस्टर रामू पहुंचे मुस्कुराते हुए, और इन्होंने प्रधानमंत्री को बोला है कि सर इस बार 150 कर दीजिए, अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा काम मैं बहुत कर रहा हूं। तो पीएम साहब ने अगर बुलाएं, इतने मजबूत पीएम अगर हैं कि बेटा घर पे आओ, घर पे मिलते हैं, हवेली पाओ, रामू हवेली पहुंचे अपना स्कूटर लेके, है ना? अब प्रधानमंत्री ने बोला है कि बेटा जो पिछले साल पैसा दिया गया, इस बात को पकड़ना, पिछली बार जो फंड दिया गया था वो खर्च कहां किया है। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि एरिया ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है आपका, बात समझिए, खर्च कहां हुआ है, तो रामू क्या बताएंगे? पुस्तकालय, लाइब्रेरी बनवाई, स्कूल बनवाया, कुर्सी टेबल, ये सब, मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। और सब लिखना भी है, सुनना नहीं है।
परफॉर्मेंस बजट में किस पर फोकस होता है? बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, लाइब्रेरी, स्कूल, बिल्डिंग, है ना, ये सब लिख लीजिएगा। तो अगर रामू ने बताया कि हमने यहां पर पैसा खर्च किया, तो मोदी जी मुस्कुराएंगे, बोलेंगे ले जाओ खुश रहो, 150 करोड़ दे देंगे। क्लियर है? तो परफॉर्मेंस बजट या परफॉर्मिंग बजट, अगर आपसे पूछा जाए कि पिछली साल का पैसा कहां खर्च किया, तो क्या हो जाएगा? जैसे डैडी आपसे पूछेंगे बेटा पिछले महीने गलती से 10 की जगह 12 पहुंच गया था, वो 2000 कहां खर्च किया? तो मुस्कुराओगे, बताओगे पापा रिचार्ज करा लिया, समोसे खा लिए, जूस पी लिया, ये सब बताओगे ना। तो समझ लेना कि पिताजी ने क्या पढ़ लिया? परफॉर्मेंस बजट पढ़ लिया। अगला बजट देखिए। अब रामू अगले साल जाएंगे कॉन्फिडेंस में, मान लिया 2019-20 का बजट आया तो मुस्कुराते हुए पहुंचे कि सर इस बार 200 करोड़ कर दो प्लीज। मोदी जी गुजरात से हैं, फिर से क्या बोलेंगे? बेटा हवेली पाओ। और देखा जाएगा कि इस समय भी लिटरेसी रेट 35% है। आउटकम क्या निकला? जो खर्चा किया है उससे चेंज क्या हुआ, परिवर्तन क्या हुआ, रिजल्ट क्या निकला? वो तो कुछ नहीं है। तो एक काम करो, मंत्रालय मेरे पास जमा करके जाओ और खुद एडमिशन करो अपना। ठीक है, बात समझ लीजिए। अगर बजट का एलोकेशन किया जा रहा है कि कुछ चेंज हुआ है नहीं हुआ, कुछ परिवर्तन आया, कुछ रिजल्ट निकला, कुछ आउटकम निकला नहीं निकला, तब ये हो जाएगा आउटकम बजट। पिताजी पूछेंगे कि पीटी रिजल्ट आ गया है, रोल नंबर दिख नहीं रहा, पैसे कट, 10,000 दे रहे थे 9,000 देंगे, तो इसके मतलब पिताजी ने क्या पढ़ लिया? आउटकम बजट। और पीटी पास होगा, 2,000 बढ़ा देंगे, देसी घी खुद लेके आएंगे, लो बेटा खाते रहो, अखरोट वगैरह सब पहुंचाएंगे ताकि कमजोरी ना आ जाए, मेंस भी निकालिए। तो क्लियर सी बात है, अगर पैसा कहां पर खर्च हुआ है यह पूछा, मतलब ये पूछा जाए तो समझ लेना कि परफॉर्मेंस बजट है, और पैसा खर्च करने से चेंज क्या आया है, तो क्या हो जाएगा आपका? आउटकम बजट। अरे को समझ आया? ठीक है। संकट होता है यूपीएससी में, क्या क्वेश्चन बन सकता है पीटी में? सरकारें दो प्रकार की होती है, एक ऐसी सरकार जो मजबूत होती है, अब की बार 400 पार नारा चल रहा, देखा होगा। और एक प्रधानमंत्री क्या है? इंडिया महागठबंधन, सबको इकट्ठा कर रहे, कोई निकला तो नहीं, इधर से लोग आ रहे इधर निकल रहे, ममता दीदी गिर गई गाड़ी से, देखा होगा, नीतीश बाबू निकल लिए, केजरीवाल नाराज हो गए, वो बैलेंस करके चल रहा है। अब मान लीजिए सरकार बन गई, कल्पना करिए कि सरकार बन गई, कई लोगों ने जो है सपोर्ट करके आगे राहुल बाबा को यहां पर पीएम बना दिया। कल्पना देखिए मजा क्या आएगा, फिर पूरा देश बड़ा मस्ती वाला हो जाएगा। राहुल बाबा ने पूछा है अखिलेश भैया से कि आउटकम बजट देना है, पिछली साल जो पैसा लेके गए कहाँ खर्च किया? तो क्या बोलेंगे? एक्सप्रेस वे हमने बनवाया है, दौड़ते हुए आएंगे मीडिया के साथ समर्थन वापस लेने, सरकार गिर जाएगी। तो क्या इस टाइप की सरकार आउटकम बजट या परफॉर्मेंस बजट ला सकती है? नहीं लाएगी। अब मोदी जी हैं, पेड़ काट लिया, पूरा स्टूल नहीं बनाया, पेड़ काट लिया, बैठ गए, कोई मतलब मजबूत है, 400 पार हो गया मान लिया, अब जब चाहे जिसे चाहे जैसे चाहे हटा दें, मेनका गांधी मंत्रालय छीन लो इनसे, छीन लिया, क्या कर लोगे? कुछ कर सकते हैं? तो आउटकम बजट एंड परफॉर्मेंस बजट सही तरीके से काम तब करेगा जब पीएम कैसे होंगे? मजबूत, 400 पार वाला कोई पीएम बन जाए वही ये दोनों बजट ला सकता है, वरना असंभव है, उसका काम नहीं होगा। क्लियर है ना भाई? मजबूत सरकार इन दोनों बजट्स को इंप्लीमेंट करने में सफल रह सकती है। हालांकि कांग्रेस के टाइम पर ही दोनों का इंट्रोडक्शन हुआ था। आगे देखिए, नहीं नहीं वो अलग है, अगला लिख लीजिए, सनसेट बजट लिख लीजिए, अगला जो भी नंबर हो लिख लीजिएगा। सनसेट बजट, इसी को जीरो बजट भी कहते हैं, ये अलग कहानी है। सूर्यास्त बजट लिख लीजिएगा, सूर्यास्त बजट। देखिए असल में क्या होता है, जब आप मेंस लिखेंगे ना, और मान लिया फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ दिस कंट्री, ऐसा कुछ अगर ऐसे कहीं भी आ जाए, या कोई ऐसा क्वेश्चन जहाँ पर लिखने की जरूरत पड़े, तो ये सारी बातें लिखी जाएंगी वहाँ पर। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देखिए सनसेट बजट या सूर्यास्त बजट, इसकी अगर बात करें, बताइए, पहले बता दीजिए कौन बताना चाहेगा? हाँ, कौन बता रहा था? सनसेट बजट, वेरी गुड, ठीक। जीरो बेस बजट या सनसेट बजट एक ही होता है ना, सूर्यास्त बजट।
जितना प्राप्ति उतना ही खर्च। वेरी गुड। और कुछ? ठीक है, और कुछ? शून्य से ही शुरू करना है ना? ये गलत चीज़ें है। इसमें तुमने क्या पढ़ा है? इसमें ना देखिए, बात समझिए, जब तक यूपीएससी, मैं फिर बता रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़ो डिटेल में, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आउटकम बजट समझ आया क्या है? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है क्या आउटकम, मतलब रिजल्ट क्या निकल, चेंज क्या है, बात खत्म हो गई। परफॉर्मेंस बजट क्या है? कहाँ खर्च किया। जब बेहतर जगह खर्च करेंगे तो आउटकम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बेहतर हो जाएगा। तो जीरो बजट समझिए, सनसेट बजट क्या होता है? सनसेट मतलब सूर्यास्त हो गया, आज का दिन खत्म, नए सिरे से नया दिन निकलेगा, तो नई कहानी स्टार्ट करेंगे। लोग बोलते नहीं बोलते हैं? इसको जरा समझिए। जैसे मान लिया, अगर आपका उदाहरण है, आपके घर से मान लिया 10,000 रुपये महीने आता है, 10,000 रुपीज़ पर मंथ आ रहा, जनवरी में आ गया, फिर 10,000 रुपये फरवरी में मंगा लिया, फिर 10,000 रुपये, इसी फ्लो में पैसा आ रहा है। घर वालों को पता है कि 10,000 रुपये महीने में आपका काम चल रहा है। कैसे पता चला? पुराना जो पैसा ट्रांसफर किया वो देखा उन्होंने, रेफरेंस क्या लिया? पहले का एलोकेशन। अब देखिए, अगर ऐसा हो जाए, मान लिया आपने डिमांड कर दी कि इस बार भैया 18,000 रुपये भेज दीजिए, तो आपके मतलब अप्रैल की बात करें, कितना डिमांड किया आपने? तो लोग सोचेंगे जो काम 10 में चल रहा था अचानक 18 क्यों? बात समझ आ गई? ये क्यों कर पाए? उन्होंने फंडिंग देना रोक देंगे, कमेटी बनेगी, जांच कराएंगे कि जो काम इतने में चल रहा था अभी 18 क्यों हो गया। ये कब कर पाए? जब उन्होंने रेफरेंस लिया कि पहले कितना देते थे, सिर्फ 10,000, और अभी डिमांड कितनी हो गई? 18। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एक ऐसी मैकेनिज्म है जहां पर पहले वाला जो फंड दिया गया है उसको ध्यान में ना रखा जाए, मतलब तुलना ना की जाए, विदाउट कंपैरिजन अगर आपको फंड दिया जाए, वो हो जाएगा आपका सनसेट बजट या सूर्यास्त बजट, कि भैया कल की बात कल जानो, पुरानी बात नहीं, आज हम फिर से नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है ना? जब एलोकेशन होता है फ्रेश वाला, एकदम ताजा, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, पहले क्या किया था हमें नहीं पता, ठीक है ना? तो ये होता है आपका सनसेट बजट। ये तभी किया जाता है जनरली जब पैसा आपके पास ठीक ठाक हो। पैसा है नहीं तो धीरे धीरे बढ़ाएंगे, पैसा भरा पड़ा है, चलो ठीक है। तो हमारे यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। आगे देखिएगा, अगला जेंडर बजट, ये लोगों को खुश करने के लिए है। जेंडर बजट सामान्य सी बात है, इसको आप मेंस के किसी भी पेपर में ऐड कर लीजिएगा। जीएस पेपर 2 में आ सकता है, 3 में आ सकता है, 4 में आ सकता है, ऐसे में आ सकता है। जेंडर बजट मतलब क्या है? लिंग आधारित बजट। इसमें लिंग का भेदभाव नहीं करते, इसमें चाहे मेल फीमेल या अदर्स की बात करें, सभी का एक साथ क्या करना है? डेवलपमेंट करना है। बात समझ आई? चाहे महिला हो, पुरुष हो, या फिर अन्य वाला जो तीनों प्रकार के जो होते हैं ना, इन तीनों जेंडर्स का ख्याल रखते हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि समावेशी विकास के लिए कौन सा बजट ठीक है? जेंडर बजट। इंक्लूजन सबका करना हो, मतलब सबको साथ लेकर के क्या करना है? डेवलपमेंट करना है। बात समझ आ गई? चलिए, एक और है बजट, बहुत सारे टाइप के हैं। लाइन आइटम बजट, बस जान लीजिएगा, उसके बाद अंदाजा लगाइएगा आपका बजट किस टाइप का है। लाइन आइटम बजट क्या होता है? कभी लंगर खाया है? लाइन में लग जाते हैं, सबको 4 पूड़ी सब्जी, 4 पूड़ी सब्जी, 4 पूड़ी सब्जी, यही तो मिलता है। ऐसा तो नहीं किसी को 5 मिल गई, एक ही रेशियो होता ना भाई। मतलब लाइन आइटम बजट क्या? जब सभी मंत्रालय को एक ही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, ठीक है ना, समान अनुपात में जब एलोकेशन ऑफ फंड किया जाता है, तो यह आपका हो जाएगा लाइन आइटम बजट। ठीक है भाई सब कुछ? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बजट में जब आप देखेंगे तो जब वित्त मंत्री अंदर जाते हैं, हमें भी अंदर बढ़ना धीरे धीरे, है ना, बेसिक खत्म हो रहा, तो वित्त मंत्री जब अंदर जाते हैं तो अपने हाथ से हलवा बनाते हैं, मीठा मीठा हलवा, है ना, और वो बनाते हैं हाथ, ऐसे हाथ लगा देते हैं कढ़ाई में ताकि लगे कि हाँ वित्त मंत्री ने बनाया है। और जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उन सबको हलवा खिलाया जाता है ताकि मीठे मुँह से कड़वी बातें ना निकले, है ना। तो हलवा सेरेमनी में वित्त मंत्री आपके
हलवा हलवा बनाते हैं, पीसीएस का भरोसा नहीं, ये भी पूछ लेंगे हलवा सेरेमनी कब होती है, तो ये मत बोलना शादी के समय, है ना। हाँ, ये भरोसा नहीं भाई, है ना। चलिए आगे लिखेंगे, एक टर्म है टैक्स एक्सपेंडिचर, इस बार सरकार कर रही है, तो आपने जब कर व्यवस्था पढ़ी होगी या पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द आएगा कर व्यय, टैक्स एक्सपेंडिचर। बताइए क्या होता है, आइडिया है कुछ? चलिए सीखिए इस क्या है, टैक्स एक्सपेंडिचर है ना, कर व्यय क्या होता है इसको समझना है। जैसे मान लिया अगर एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, और ये हर साल सरकार को 10 करोड़ रुपए टैक्स पे करती है, किसको? हमारी गवर्नमेंट को। तो सरकार की पॉकेट में कितना पैसा आ जाएगा? 10 करोड़ आ गया। अब सरकार ने क्या किया, नरेगा में खर्च कर दिया या फ्री में कुछ और बांट दिया, इस तरीके से खर्च करेगी। यही सामान्यता होता है, गवर्नमेंट एक लोगों से लेती है बाकी खर्च करती है। अब आप देखिए यहां तक ठीक है ना, यही फ्लो चलता है ना जनरली, सरकार अमीरों से कमाती है, गरीबों पर खर्च करती है, बैलेंस बना के रखती है। अगर एबीसी लिमिटेड ने बोला है कि सर हम कंपनी बंद कर रहे हैं, बात जरा समझिए, तो सरकार पूछेगी क्यों बंद करो भाई, तो बताएगा सर हमारे पास फंड की है कमी। तो सरकार केस नंबर 1 में क्या काम कर सकती है, यूपीएससी पीटी अगर देना है ध्यान रखना, एनालिसिस समझना। केस नंबर 1 में क्या हो सकता है कि आप एक काम करिए, आपसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, कलेक्शन जो है वो हम नहीं करेंगे। तो कितना माफ कर दिया? 10 करोड़। आप सोचिए सरकार की जेब में कितना आने वाला था? 10 करोड़। उसने वही पैसा माफ कर दिया, मतलब आपको वापस कर दिया। तो सरकार ने क्या खर्च किया? अपना ही कर, मतलब जो कर तो दिया है। तो जब भी सरकार टैक्स ना ले तो ये क्या कहलाता है? आपका टैक्स एक्सपेंडिचर। कुछ बात समझ आई? दूसरा केस देखिए, केस नंबर 2। अगर पैसा तो ले लिया 10 करोड़ रुपीस, लेकिन हम क्या करेंगे, हर तिमाही पर जो भी आपकी आर्थिक दशा होगी, इकोनॉमिक कंडीशन जैसी रहेगी, इसी में से कुछ कुछ पैसा, जैसे मान ली 2.5 करोड़ दे दिया पहले, फिर 2.5 करोड़ दे दिया, फिर 2.5 दे दिया, 5, जैसी जरूरत रहेगी। आपसे पैसा तो ले लिया, लेकिन इसी को टाइम टाइम पर देते रहे, आपको ही वापस करते रहे। या तो ना ले, यार पैसा ले लिया लेकिन धीरे धीरे हम आपको ही वापस करते रहेंगे। ये दोनों केसेस कहलाते हैं टैक्स एक्सपेंडिचर। कुछ बात समझ आई? ये इसलिए होता है ताकि देश में एम्प्लॉयमेंट बना रहे। अगर ये फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो कई लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है, चलिए लिखिएगा, कुछ 1-2 पॉइंट्स और हैं वो लिख लेते हैं, है ना। बस 1-2 रहेगा, उसके बाद हम लोग अपने अंतरिम बजट के डेटा पहुंचेंगे सीधे। लिखिएगा मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट या मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट। बजट के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है वो लिख लीजिएगा, पीटी के लिए बहुत जरूरी है। बजट क्या उद्देश्य कुछ होना चाहिए ना, सरकार क्यों बजट लेके आती? नंबर 1, पूर्ण रोजगार, फुल एम्प्लॉयमेंट। लिखिएगा ऑब्जेक्टिव नंबर 1 क्या हो जाएगा? नंबर 2, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता। नंबर 3, विषमता को कम करना। प्राइस स्टेबिलिटी, बाजार में मूल्यों को स्थिर रखा जाना, यह भी इसका उद्देश्य होता है। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, संसाधनों का वितरण। क्या क्या हो सकता है? किसी प्रकार का संसाधन हो सकता है और इनकम या आय हो सकती है। ठीक है, धन का वितरण, आय का वितरण, या कोई और संसाधन हो सकता है। इन सब का वितरण भी ठीक से करें ताकि गरीबी कम हो। उसके बाद में ग्रोथ ऑफ जीडीपी,
ये सब कुछ मुख्य उद्देश्य हैं सरकार के जिसके लिए वो बजट लाती है। ठीक है भाई, यही सारे लिखना और कुछ मत लिखना। ठीक है, ये यूपीएससी वगैरह में अगर बजट से क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है स्टेटमेंट के थ्रू कुछ पूछ लें, है ना, तो यही याद रखना बस। ठीक है, आगे देखिएगा। कुछ समझ आया? एक क्वेश्चन बस कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करेंगे बस, मैं आपसे नोट करता हूँ, है ना, और फिर आपको करना है। अगर अर्थव्यवस्था में महंगाई या मुद्रास्फीति की दशा है तब, लिखिए हिंदी में, यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दशा है तब। चलिए स्टार्ट हो जाइए। कुछ ना समझ आया हो तुरंत पूछ लेना, हिंदी वाले तुरंत पूछ लीजिएगा। देखिए, अर्थव्यवस्था में अगर मुद्रास्फीति मतलब महंगाई है तो कौन से काम किए जाएंगे या समाधान ढूंढना है आपको, क्या क्या हो सकता है। टैक्स रेट कम कर दें, इनकम टैक्स बढ़ा दें, जो भी आपको समझ आए अपना देख लीजिएगा। सब्सिडी को बढ़ाने, इसका मतलब है क्या, सब्सिडी बढ़ा दें, इसका मतलब इनकम टैक्स का रेट बढ़ा दें, इसका है टैक्स का रेट कम कर दें, इसका मतलब कल्याणकारी खर्चा है वो कम कर दें, और इसका मतलब है कि विश्व बैंक से उधारी बढ़ा दें। तो जो भी आपको समझ आए अपना टिक कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, और मेरे भरोसे मत रहना, हो सकता है क्वेश्चन जो आंसर दे रखा हो वो ना हो, पॉसिबिलिटी है, अपना मन से करना। ठीक है, ऑप्शंस के चक्कर मत पड़िएगा। अगर आपको चाहिए दो चार ऑप्शन और दे देता हूँ। हाँ हाँ, कमी कुछ नहीं है। ए बी सी डी ई हो गया, एफ ले लीजिए, और ले लें, मतलब ऑप्शन और बता दें जितने, कुछ नया हो अपना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आंसर सही चाहिए बस। हो गया भाई? किसका हुआ? आपका हो गया? बताइए कौन सा ऑप्शन था? सी, वेरी गुड। नन, ठीक है, नन। ई एफ में कुछ नहीं है? जी एच कुछ? अच्छा नहीं, मुझे नहीं पता, मतलब ऐसे ही, वो तो अभी डिस्कस कर लेंगे। हाँ भाई, पीछे बताइए। ठीक है, नन वाले, हाँ, डी, वेरी गुड। और हाँ भाई, कुछ आया समझ, क्या है? नन, वेरी गुड। चुनाव का वक्त, नोटा याद आ रहा। चलिए भाई, अंदाजा लगाइए, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं समस्या क्या है ना, फिर समाधान देखिए। दिक्कत क्या है, समस्या पता नहीं, समाधान ढूंढ रहे हो, है ना, तब संकट है। देखिए भाई, समस्या ये है, ध्यान दीजिएगा आप, है ना, कि बाजार में सबकी जेब में क्या भरा पड़ा है, पैसा। ये बात क्लियर है, तो कुछ करके पैसा कम करना है।
तो क्या कर की दर कम कर दें, तब तो और पैसा बढ़ जाएगा। तो भाई ये तो नहीं होगा, तो जिसमें भी वन है वो तो कैंसिल कर दीजिए। क्लियर है? चलिए, इनकम टैक्स रेट बढ़ा दें, कल बताया होगा, ये तो ठीक है। जेब में पैसा क्या हो जाए कम, 10,000 कमा रहे हो तो 3,000 में ले लिया, तो जेब में पैसा क्या हो गया, कम हो गया, ये तो बात ठीक है। तो जिसमें दो नहीं है वो आंसर नहीं होगा। कोई ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, चलिए ये तो ठीक है। उसके बाद सब्सिडी बढ़ा दें, लोगों की जेब में पहले से पैसा है, सब्सिडी वाला भी चक्कर खत्म कर देंगे। कल्याणकारी योजनाएं मतलब पैसे देने वाली ना, ये कम कर दें, ये बात ठीक है, ये तो ठीक है ना। चलिए ठीक निकल आई। तो जिसमें 4 होगा वो आंसर बन सकता है। देखिए ए तो खत्म कर दीजिए, अभी बी और ई में संभावनाएं हैं, तो बी में क्या है, 2 भी है आपका और 4 भी, तो 3 है, तो काम इससे नहीं बनेगा। तो अभी तक उत्तर क्या आ गया रेस में, ई आ गया। विश्व बैंक से पैसा और ले लें, नहीं लेना है, लोग भरे पड़े हैं भाई पैसे से, दुखी हो गए, अब मत उधार लीजिए, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो ऑप्शन विल बी ई पार्ट। ई बताया था। समझ आया क्या है, अगर परीक्षा में आ जाए तो हो जाएगा ना, बस ठीक। देखिए बात समझिए, आप कोई भी चैप्टर पढ़ें थोड़ा सा मन तो लगाना पड़ेगा ना, लेकिन हाँ अगर इतना काम कर लिया आज जाइए, अब आप तैयार हैं, जो भी यूपीएससी के प्रश्न आए होंगे 100% आपसे हो जाएंगे, ट्रेडिशनल वाले करके देखिएगा। ठीक है, चलिए भाई, कुछ समझ आया नहीं आया? अब हाँ बताइए। जी जी जी। हाँ देखिए, असल में होता क्या है यहाँ पे, क्या इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, पुअर लोगों की बात नहीं करें, अगर आप वेलफेयर पे और पैसा खर्च करेंगे तो पैसा मार्केट में और जाएगा। मार्केट में देखिए, इन्फ्लेशन जब आप पढ़ेंगे ना, उसका एक कॉज क्या होता है कि जब भी अर्थव्यवस्था में करेंसी बढ़ती है तो जन्म किसका होता है, इन्फ्लेशन, उसको ही कम करा जाता है, करेंसी को कम करना होता है। ठीक है, बाकी जब आप पढ़ेंगे इन्फ्लेशन तो मैं बताएंगे, मतलब है ना कितने टाइप का होता है। 9 टाइप का इन्फ्लेशन होता है, 9 प्रकार की महंगाई होती, पता होगा है ना, वो सारे 9 टाइप्स पढ़ लीजिएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं, लिखिए अंतरिम बजट 2024। तो कल से आज तक की मेहनत रही, तब हम लोग यहाँ तक पहुँचे। आई होप कि सब कुछ जो डेटा लिखे वो आपको समझ आ जाए। अंतरिम बजट, अंतरिम बजट डिस्कस कर रहे थे, जस्ट लोकसभा चुनाव से पहले क्या आता है, अंतरिम बजट। तो ये वाला कौन सा होगा, अंतरिम बजट। और एक बात याद रखिएगा, जब आप वित्त वर्ष की बात करते हैं तो उसको हम लिखते हैं 24-25, जो सही तरीका है वो लिखते हैं वित्त वर्ष का। लेकिन ये जो बजट है ये आया क्या पूरे 1 साल के लिए आया है, नहीं, तो अंतरिम बजट को हम क्या लिखेंगे, 2024, ना कि 24-25। पिछली बार जो बजट आया था उसमें क्या लिखा होगा, 23-24, क्योंकि 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ था और 24 की 31 मार्च तक चलेगा ये खर्चा जो आपने दिया था, है ना। लेकिन ये वाला खर्च क्या है, 2024, लोकसभा के जस्ट इलेक्शन तक हो जाए उसके बाद तो नया बजट आएगा। तो अंतरिम बजट में कायदे में क्या लिखा जाना चाहिए, 2024। क्लियर है? चलिए भाई, अब जो कुछ सीखा है बस उसका डेटा लिखना है और कुछ नहीं करना है ना। नंबर 1, सरकार को पैसा कहाँ से ज़्यादा प्राप्त होता है, यूपीपीसीएस क्वेश्चन पक्का है, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, सरकार की प्राप्तियां। कैसे प्रश्न आ सकता वो हम लोग अभी देखेंगे। रुपी कम्स फ्रॉम, कहाँ से आता है, तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, मान लिया आपके पास में 100 रुपए की कमाई हुई है 100 रुपीज़ की, है ना, या 100 रुपीज़ मान में लेके चलिएगा, तो इस 100 में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है, तो 28% बारोइंग्स। लिख लीजिएगा, 28% उधारी एवं अन्य देयताएं या देनदारी, 28% लिखिएगा, 28% में आगे उधारी एवं अन्य देनदारी, ब्रैकेट में लिखिएगा बर्डन, अपने समझने के लिए ये क्या हो जाएगा, बर्डन है। ठीक है, और आप बताइए जब बर्डन की बात करें तो कहीं न कहीं ये किस टाइप की इनकम तरफ इशारा कर रहा है,
बर्डन कौन सी आय है, कौन सी प्राप्तियां हैं? कैपिटल रिसीव्ड्स, याद है ना, उधारी उधारी सब वही था। अब जोड़िए, जो मेहनत की है ना कल से आज तक, उसको लिंक करते हुए बढ़ेंगे आगे। तो ये शुद्ध इनकम तो नहीं है। नंबर 2 पे लिखिएगा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आयकर, इसका प्रतिशत लिखिएगा 19%, 19%। 100 रुपए में 19 रुपए आयकर से प्राप्त होते हैं। और नंबर 3 पर है 18%, यह है आपका जीएसटी। नंबर 4 पे लिखिएगा निगम कर, इसका परसेंटेज है 17। किसी जमाने में नंबर 2 पे रहता था निगम कर, इसको बोलते हैं निगम कर, कॉरपोरेशन को निगम कर बोलते हैं। ठीक है, तो ये 4 का तो आपको ऑर्डर याद रखना है, इनका आपको ऑर्डर याद रखना। कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि सरकार की प्राप्तियों में मैक्सिमम पैसा कहां से आता है? क्लियर है? नंबर 2 पर, नंबर 3 पर, नंबर 4 पर। अगर स्टेटमेंट पूछ ले कि लास्ट ईयर रैंक 2 पर क्या था, वो जीएसटी एंड इनकम टैक्स, ठीक है, दोनों थे, एक साथ ही थे, लेकिन इस बार चेंज हुआ है, तो हो सकता है ऐसे पूछा जाए, स्टेटमेंट पूछ लिया कि लास्ट ईयर की तुलना में किसकी हिस्सेदारी, किसका शेयर बढ़ा है? इनकम टैक्स का बढ़ा है। क्लियर है ना? चलिए, अब कुछ 2-4 इनकम के और जरिए लिख लीजिएगा जहां से पैसा आता है, जिसका परसेंटेज अलग से पूछा जा सकता है। नंबर 1% डिसइन्वेस्टमेंट। उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ रही होगी, इसका मतलब क्या है? ठीक है, देखिएगा 1% आपका मिलता है आपको डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश से, और विनिवेश क्या है? नॉन डेट वाला है ना, ये उधारी नहीं है, ये हमने बेच के कमाया है, तो हो सकता है इसको पूछ लिया जाए नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट्स के रूप में भी पूछा जा सकता है, या हो सकता है अलग से पूछ ले कि इसका अर्थ क्या होता है, इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्टमेंट, कुछ ही पूछा जा सकता है। अगली बात लिखिएगा 5%, 5% यूनियन एक्साइज ड्यूटी से मिलता है, केंद्रीय उत्पाद कर से प्राप्त होता है 5%। उसके बाद में 4% आता है कस्टम से, कस्टम ड्यूटी, सीमा शुल्क इसको बोलते हैं, इसको सीमा शुल्क बोलते हैं, इसको उत्पाद कर। एक्साइज ड्यूटी किस पे लगता है? वो एक्साइज है। गुड, और कुछ? एक्साइज ड्यूटी क्या है? कस्टम, कस्टम ड्यूटी किस पे लगता है? कस्टम लगता है। और एक्साइज? उनका विनाश होता है, उनका विनाश ही कर रहे हो, ये क्या है? एग्रीकल्चर पे टैक्स ही नहीं लगता बेटा। देखिए टैक्स एक्स पढ़ो ढंग से, ठीक है, कस्टम वस्टम पढ़ लीजिए, वरना आपसे फिर मेंस में आंसर नहीं लिखा जाएगा। एंटी डंपिंग अगर पूछेगा, डब्ल्यूटीओ को, मतलब डब्ल्यूटीओ पढ़ा है ना, उसके क्लॉज पढ़े होंगे, है ना, डब्ल्यूटीओ क्लॉज पढ़ा होगा ना, उसमें क्लॉज क्या है? एंटी डंपिंग बार बार आएगा, तो आपको यही नहीं समझ में आया कस्टम क्या, तो कैसे रिलेट करेंगे? नहीं, माफ करो, इतना काफ़ी है, वो जीएसटी है बेटा। चलो घर पे देखो, ये सब करा करो, अगर यूपीएससी सच में निकालना है तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। तो खैर मर्जी आपकी है। 1% देखिए कैसे प्रश्न बन सकता है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इस बार सरकार डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश से टोटल इनकम का कितना गेन करेगी, तो 1% हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बताएंगे, इस बार सरकार ने बोला कि चीज़ें बहुत बेच लिए, बेचेंगे नहीं, इस बार डिसइन्वेस्टमेंट को कम किया है, ठीक है। खैर अब बात है खर्चे की, ये तो आय हो गई, आगे लिखिएगा नंबर 2 लिखिएगा, इसमें पैसा जाता कहाँ। दूसरा पॉइंट क्या है? रुपी गोज टू, कहाँ जाता है, देखना पड़ेगा ना, कहाँ निकल लिया है ना, मेहनत से कमाया है।
तो सबसे ज्यादा 20% इंटरेस्ट पेमेंट, ब्याज भुगतान। क्या ये प्रोडक्टिव है खर्च? ठीक है, देखिए दो तरीके हो सकते हैं क्लास करने के। एक तो ये है कि बस मैंने लिखा दिया, लिख के निकल लिए, इससे ना आपका भला ना मेरा भला। एक ये है कि जो पढ़ा है उसको जोड़ो, अच्छा इसका मतलब क्या होगा। मैंने बता दिया एक्सपेंडिचर किस टाइप में जाएगा, कहाँ जाएगा, प्रोडक्टिव नहीं है, तभी तो आप बता पाएंगे। इसमें देखिए इनकम सबसे ज़्यादा कहाँ से है? उधारी से। जब ज़्यादा उधार लाओगे तो अगली साल क्या देना पड़ेगा? ब्याज भी ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर आपको ये सेगमेंट कम करना है तो अपनी इनकम का सोर्स कुछ और बनाना पड़ेगा, उधारी पर निर्भरता क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी, है ना। दूसरा लिखिएगा नंबर 2, ये काम अच्छा है 20% पे ही है, ये लिखिएगा ये बेहतर काम है, राज्यों की हिस्सेदारी, जो टैक्स एंड ड्यूटीज में है, कर और शुल्क में राज्यों की हिस्सेदारी। अगला देखेंगे 16%, 16% सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, केंद्रीय योजनाएं 16%। आयुष्मान जैसी योजनाएं जो 100% केंद्र सरकार की हैं। अब ये नहीं पता होगा केंद्रीय योजनाएं क्या है और मतलब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है, पता है अंतर क्या होता है? गुड। आगे लिखिएगा 9% अदर एक्सपेंडिचर, उसके बाद लिखिएगा 8%, 8%, 8%, 8%, ये तीनों लिखिएगा क्या क्या है। पहले 8 में लिखिएगा डिफेंस एक्सपेंडिचर, सैन्य खर्च। फिर अगला 8% लिखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, केंद्र सरकार प्रायोजित योजनाएं। पहले 8% क्या लिखा? डिफेंस, दूसरे पर तीसरा 8 लिखिएगा। आपको पता होगा आर्टिकल 280 280 में फाइनेंस कमीशन है आपका, है ना। तो फाइनेंस कमीशन की सजेशन के अनुसार कितना पैसा दिया जाएगा, वो कुल मिला के 8% है। तो लिख लीजिएगा ये अकॉर्डिंग टू फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग के अनुसार। और दो योजनाएं मतलब दो खर्च लिखिएगा, 6% है किस पर? सब्सिडी पर, और 4% खर्च है आपका पेंशन वालों का। टोटल खर्चे का 6% कहाँ होता है? सब्सिडी पर, और 4% ठीक है भाई, चलो अच्छी बात है जी। इस क्या डिफरेंस क्या है? देखिए योजनाएं दो प्रकार से होती हैं, है ना। और एक बात याद रखिएगा, जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ग्रोथ जब आप पढ़ रहे होंगे उसमें सर ने बताया होगा कि जो स्कीम या योजनाएं होती हैं इनका उद्देश्य होता है ग्रोथ। अब ये ग्रोथ दो तरीके की होती है, एक तो कंट्री की, भारत का ग्रोथ होगा, वो भी ध्यान में रखा जाएगा। जैसे आप देखिए प्रधानमंत्री गति शक्ति स्कीम आएगी, जब सुना होगा ना आपने, उसका उद्देश्य क्या है? देश का विकास करना। और यहीं पर आएगा नरेगा जैसी योजनाएं, ताकि लोगों का भला हो। दो प्रकार की योजनाएं होती हैं। तो अब दोनों में अंतर क्या है? एक योजना ऐसी होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के फंडिंग करती हैं, जस्ट लाइक नरेगा। नरेगा में क्या हो जाएगा? 90% पैसा जो है मैक्सिमम मतलब होता है कि 90% हम केंद्र सरकार, और बाकी क्या होगा मिनिमम 10% कौन देगा, या जो भी परसेंटेज हो। तो अगर केंद्र और राज्य मिलकर के पैसा देते हैं तो वो स्पॉन्सर्ड स्कीम हो जाएगी, और 100% फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वो हो जाएगी सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जैसे आयुष्मान भारत। बात समझ आई? तो दो चार कार्यक्रम ऐसे हैं जिनको घर पर अपना देख लिया करो, ठीक है। और योजनाएं आएंगी जरूर, याद रखिएगा। 2014 से मैं बार बार बोल रहा हूँ, कम से कम 15 से 20 योजनाएं रट लीजिए, आपको मिलेगी देखने को, ठीक है। खैर, तो पेंशन पर टोटल खर्च कितना होता है? 4%। इसके बाद एक लाइन बोली गई कि सबका साथ, लिखिएगा एक थीम लिख लीजिएगा, थीम या ऐसे ही,
लिखिएगा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हो या ना हो लेकिन लिखा तो जाएगा, है ना। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। विश्वास सबका तो है नहीं, पहले अब कुमार विश्वास क्या सबके हैं, तो विश्वास सबका नहीं है ना। खैर, और एक मजे की बात है, इसका मतलब निकालिए, ठीक है। आप में बहुत सारे लोग ऐसे जिनको पता नहीं वो करने क्या है। वो अपना एटीट्यूड डेवलप करिए कि आप सिविल सर्विस ज्वाइन करने वाले, देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप लेने वाले हो, तो वो चीज़ समझिए और अपने आप को डेवलप करिए उसी फॉर्म में, ठीक है ना। सीरियस मतलब होना जरूरी है। दिन में अगर 6 से 7 घंटे सीरियस होकर नहीं पढ़ेंगे तो फाइनल लिस्ट में नाम नहीं देख पाएंगे। बिल्कुल सही बात है, इसमें चाहे आपको दिल टूटे, हो सकता मन में गाली दे रहे हो, चलेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि आपको कम से कम 5 से 6 घंटे गंभीर होकर के, गंभीर मतलब सीरियस होकर के पढ़ेंगे, मन आपका वहीं लगा रहेगा। मोबाइल वोबाइल पलट के रख दीजिए, क्योंकि भाई देखो बड़ी जॉब है, मजाक नहीं है। आज के समय में दिल्ली पुलिस भी निकालना मुश्किल है, और आप सोच रहे हो ऐसी जॉब जहाँ 4-5 सिपाही पीछे बैठे हो, सर बताइए ऑर्डर दीजिए, मैं ऑर्डर लेने को तैयार हूँ। तो ऑर्डर देना, उसके लिए पोटेंशियल डेवलप करिए, ठीक है। देखिए जैसे सरकार ने, अब बजट के एनालिसिस करते हैं, ये तो बेसिक फैक्चुअल चीजें हो गई, है ना। पीसीएस का क्वेश्चन एक बन गया आपका। अगली बात समझिए, सरकार ने बोला है कि हमने एक फंड दिया है, 75,000 करोड़ रुपए का एक फंड रखा है, और इसका उद्देश्य क्या है कि ये पैसा जाएगा आपका स्टेट गवर्नमेंट को। किसे जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य सरकारों को पैसा दिया जाएगा, और ये ब्याज मुक्त है, इंटरेस्ट फ्री लोन यहां से मिलेगा। और कितने समय के लिए? 50 ईयर्स, 50 वर्षों के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? ताकि राज्य क्या कर पाए? डेवलपमेंट कर पाए, विकास कर पाए। बात समझ आ गई? तो 75,000 करोड़ का एक फंड बनाया गया है, जिससे लोन किसे मिलेगा? राज्य सरकारों को, स्टेट गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड किया जाएगा। किस टाइप का होगा? इंटरेस्ट फ्री, और टाइम कितना है? 50 वर्ष। क्लियर है? और आप देखिएगा, कल बताया था मैंने, ब्याज पर पैसा लेने जाए या लोन लेने जाए तो दो चीजें याद रखते हैं कि ब्याज दर कितनी है और कितने समय के लिए है। अगर ब्याज दर कम है, समय ज्यादा है, हम बोलेंगे ये कैसा लोन है? ये आपका सॉफ्ट लोन हो जाएगा। कल याद है ना, दुनिया में इस टाइप का लोन कौन देता है? IDA, एंड दिस इज द ब्रांच ऑफ वर्ल्ड बैंक, ठीक है। चलिए, जब ये बात की गई तो लोगों ने बोला कि सरकार पर घाटा है, पैसा है, ये सब चीजें हैं। तो एक बात समझिएगा, असल में होता क्या है। देखिए, कोई भी अगर डेफिसिट है, घाटा अगर है, तो घाटा देखा जाता है कि उसकी इनकम कितनी है। जैसे मान लिया, अगर मैं बात करूं कि मेरे गांव का एक कन्हैया लाल टाइप आदमी, किसान है बेचारा, जिसकी कीमत मतलब पर मंथ इनकम है 2,000 रुपए। कितना कमाता है? 2,000 रुपए। और उसने 50,000 लोन ले लिया, तो कन्हैया लाल का मरना तय। हो सकता खेत में जाए, वापस ना आए किसी, ठीक। लेकिन अगर अंबानी साहब लेंगे, अंबानी बोले नहीं, मतलब अंबानी में 50 लाख, अरे सर कितना कम है, क्या गरीब हो गए आप? क्योंकि उनका बिजनेस किससे चलता है? लोन से चलता है। मतलब क्या है कि आपका घाटा देखना है तो अपनी इनकम देखिए। 2003 में पढ़ा होगा आपने, FRBM एक्ट आया था सन 2003 है, सन 2003 है, पंडित वाजपेयी की सरकार है, उसमें क्या लागू होता है? FRBM एक्ट, ठीक है। ये एक्ट बताएगा कि जितने भी घाटे हैं आपके, उन सब घाटों को आप GDP के रेफरेंस में दर्शाएंगे, दिखाएंगे। क्लियर है भाई? सरकार के जितने भी डेफिसिट्स हैं, जितने भी घाटे हैं, वो किसके रेफरेंस में दिखाए जाते हैं? GDP। किसने बोला था? FRBM एक्ट के माध्यम से। कब आया था? प्रधानमंत्री कौन था? वाजपेयी जी। और सब लिखते रहना, सुन रहे हो, है ना। अब सुनने का काम गया,
अब नोट करना, डेटा है सब, ठीक है। तो जितने भी घाटे दिखाए जाएंगे वो सब किसके रेफरेंस में होंगे? लिखिए भाई, क्लियर है ना भाई? एफआरबीएम एक्ट पता होगा क्या है ना? एफआरबीएम एक्ट में 11 क्लॉज हैं टोटल जो आपके काम के हैं, ठीक है, वो सब पढ़ लीजिएगा। तो अब लिखिए भाई, इनकी बात मान लेते हैं। तो हमने देखा था एक घाटा क्या था? राजकोषीय घाटा। याद आ रहा? हमने टारगेट रखा है कि मैक्सिमम कितना करेंगे, और ये 5.1% किसका? आपकी इनकम क्या है? जीडीपी। कन्हैयालाल 2000 कमाते थे, हम कितना कमाते हैं? हमारी जीडीपी। तो घाटे किससे तुलना की जाएगी? हमारी जीडीपी से, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट की अगर बात करें तो 2.0% किसका? जीडीपी का। सब कुछ नोट कर लीजिएगा। अरे इफेक्टिव रेवेन्यू, प्रभावी राजस्व घाटा। इस बार बजट में पहली बार एक शब्द उन्होंने ऐड किया है। जब आपने राजकोषीय घाटा पढ़ा होगा तो ट्रेंडिंग या नेचर ऑफ फिजिकल डेफिसिट इन इंडिया, है ना? तो 91 के बाद जब आप एनालिसिस कर रहे होंगे तो एक चीज़ आपने देखी होगी, यहाँ तक नोट कर लिया सब कुछ? ठीक है। सब ठीक चल रहा भाई? नींद आ रही होगी थोड़ी थोड़ी? हाँ वही है, इसलिए लास्ट लिखा, वरना सर लिख दिया मैंने, इसलिए 2021 में। और 2021 में ज़्यादा क्यों था? क्यों, कारण क्या लिख दिया? कोविड-19, ठीक है। और अभी टारगेट कितना है? 5.1%। एफआरबीएम एक्ट पढ़ा होगा, तो उसमें राजकोषीय घाटा कितना, कब तक खत्म करना है? 2037। एफआरबीएम एक्ट में पढ़ा होगा ना राजकोषीय घाटा, उसमें क्लॉज क्या है? कब तक खत्म करना है? 34। ये बातें सुन के अटल जी की आत्मा फिर तड़प रही होगी ना। पर क्लॉज पढ़ो बेटा, सारे घाटे हैं, है ना? चलिए आगे देखिए। 47 में तो हमें डेवलप्ड इंडिया बनाना है, ठीक है। खैर देखिए, ध्यान दीजिए, इधर देखिए। हो सकता है सुबह से पढ़ रहा हो इसलिए दिमाग हैंग हो गया हो, है ना? पॉसिबिलिटी है। खैर देखिए बेटा, इधर देखिए, हम लोग बात कर रहे थे फिजिकल डेफिसिट की बात। एक नया टर्म क्या यूज़ किया गया वो देखिए, जो आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपने एक चीज़ देखी होगी। जैसे मान लिया यहाँ पर है, यूपीएससी वाले याद रखेंगे, ठीक है। पीसीएस तो नहीं पूछेगा, लेकिन यूपीएससी वालों के लिए ये प्रश्न बन सकता है। यहाँ पर ये वर्ष है, यहाँ पर है रेट या दर, है ना? बात कर रहे हैं हम लोग फिजिकल डेफिसिट की बात कर रहे हैं। तो अगर मान लिया फिजिकल डेफिसिट अभी यहाँ पर है, फिर हमें लगातार अगर हमारा फिजिकल डेफिसिट कम हो रहा है, 3 वर्षों में अगर लगातार फिजिकल डेफिसिट अगर कम हो, डायग्राम बना लीजिए, बनाइए, फिर लिखते हैं।
इसको बोलते हैं फिस्कल ग्लाइड। और इसी को देखते हुए सरकार ने बोला है कि 2025-26 में टारगेट रखा है आपका, ये क्या है कि फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा आपको करना है 4.5%, 4.5%, या कह सकते हैं कि लेस देन 5%। कब तक करना है आपको? 25-26 तक। ठीक है भाई। अच्छा, इतना ही पढ़ के जाना फिर, ठीक है? ये नहीं कि अखबार पूरा रट डाला कि टैक्स इतना करोड़ आया, वो करोड़ आया, ये सब मत पढ़ना, ठीक है? किसी काम का नहीं। चलिए आगे देखिए, यहाँ तक ठीक है भाई? ठीक, चलिए आगे देखिए। राजस्व बजट पर नज़र डालते हैं थोड़ी सी, जो हमारे काम की है। रेवेन्यू बजट की बात करते हैं, राजस्व बजट पर नज़र डालते हैं। आपके पास यहाँ से जो रिसीप्ट्स हैं, जो प्राप्तियां हैं, वो है आपका 30 लाख करोड़। राजस्व बजट याद आ रहा? नॉन टैक्स एंड टैक्स कितना पैसा आया? 30 लाख करोड़। अब 30 लाख करोड़ में आप देखिएगा, हम लोगों ने कस के मेहनत की तो 26 लाख करोड़ आया है कर के माध्यम से, टैक्स से, और बचा हुआ 4 लाख करोड़ आया है आपका नॉन टैक्स। ठीक है? इनकम टैक्स से पैसा प्राप्त हुआ है, नंबर 2 पर हैं आप। मतलब लोगों की टैक्स देने की क्षमता क्या हो गई? बढ़ गई। जीएसटी आप देखिएगा, कलेक्शन बढ़ा है। सरकार बोलती है लगभग 1,70,000 के आसपास करीब करीब पर मंथ कलेक्शन है जीएसटी से। ठीक है? अब आप देखिए इसमें कितना पैसा खर्च होगा, पैसा आया कितना राजस्व घाटे में, सॉरी राजस्व रिसिप्ट 30 लाख करोड़। और भाई जब आप एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, यह है आपका 36 लाख करोड़ रुपए, लगभग 36 लाख करोड़। तो हम बोल सकते हैं यहां पर दशा आपकी कैसी है, घाटे की या फायदे की? घाटे की। क्लियर है भाई यहां तक? चलिए आगे देखिए, कैपिटल बजट डालिएगा। कैपिटल बजट, पूंजीगत बजट। यहां से जो प्राप्तियां हैं, जो रिसीप्ट्स हैं, वो हैं आपकी 17 लाख करोड़। और इस 17 लाख करोड़ में 16.8 लाख करोड़ जो है यह है उधारी। और एक्सपेंडिचर की बात करें तो यह है 11 लाख करोड़। तो यहां पर दशा कैसी है? पॉजिटिव। और मजे की बात क्या है, रिसीप्ट्स में मैक्सिमम पैसा कहां से आया है? मतलब बेचा कम है, डिसइन्वेस्टमेंट से कम आएगा। ठीक है? अच्छी बात है ये, है ना? नहीं, घर बेच लिया, मान लीजिए मैं गया हूँ, पापा ने कहा जाओ एक फंक्शन निपटाना है, मैं चला गया मुस्कुराते हुए, पापा घर बेच दिया, है ना? 50 लाख बेच दिया, फंक्शन निपट गया 20 लाख में, 30 लाख बता लीजिए, 30 लाख बचा के दिखाया मैंने। तो घर बेच के, मतलब समझ लीजिए आप, है ना?
खैर इसको दिल पे मत लेना, कई लोग नाराज़ होते हैं कि सर मोदी जी के बारे में क्या बोल दिया। तो मैं एडवांस में भी माफ़ी मांग रहा हूँ भाई, है ना, हो जाता है, भावनाएं हैं, है ना। चलिए आगे देखिएगा। देखिए जहाँ पर अच्छा काम करेंगे वहाँ तारीफ भी होगी, और जहाँ थोड़ा टाइट काम होगा तो थोड़ा सा हम लोग नाराज़गी जाहिर कर सकते हैं ना यहाँ पे। खैर आगे लिखिएगा, जो मंत्रालय है ना, अलग अलग मिनिस्ट्रीज, तो उसका एलोकेशन लिख लीजिएगा। मंत्रालयों के लिए आवंटन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इस बार हुआ डिफेंस में, सबसे मैक्सिमम एलोकेशन, और ये है 6.2 लाख करोड़, 6.2 लाख करोड़। रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री। ये क्वेश्चन तय हो गया इस बार, पीसीएस सेट नंबर ए क्वेश्चन नंबर 4 यही है, सबसे ज़्यादा किस मंत्रालय को पैसा दिया गया है या कितना दिया गया है, तो आपको ये डेटा याद रखना है, ठीक है भाई। उसके बाद लिखिएगा मिनिमम एलोकेशन। मिनिमम कौन कमज़ोर है देश में? किसान, तभी धर नहीं पा रहे हैं। 1.27 लाख करोड़, तो मिनिमम किसे दिया गया है? एग्रीकल्चर लिख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कॉमा फार्मर वेलफेयर या फार्मर्स वेलफेयर, है ना। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय। मैक्सिमम डिफेंस, जरूरी है ना, चाइना लगातार आंख दिखाता है, वो अलग बात है, उसकी आंखें दिखती नहीं, है ना। अगर हमारे आसपास अफ्रीका होता तो आंखें दिखती, लोग बोलते चाइना आंखें दिखाता, वो आंखें खुद तो देख ले। देखिए प्रश्न अगर आए इस बार बजट में सबसे ज़्यादा या अंतरिम बजट में मैक्सिमम एलोकेशन किस मिनिस्ट्री को दिया गया, तो क्या हो जाएगा? डिफेंस। और मिनिमम किसे दिया गया? ठीक। अच्छा कोई बता सकता है कि पहले कृषि मंत्रालय नाम था, है ना, अभी नाम क्या हो गया? कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय। ये नाम जो नया चेंज हुआ है, जब भी हुआ है, किसकी सिफारिश पे हुआ है ना? कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्री, मुख्यमंत्री, बता सकता कोई? ये देखो ठीक बात नहीं है ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। सोचिए, भारत सरकार ने भी उनकी बात को स्वीकार किया है और भारत रत्न दिया है स्वामीनाथन जी को। सिर्फ स्वामीनाथन नहीं, सन 2004 में भारत का पहला कृषक आयोग बना था। किस सन में बना था? फार्मर्स कमीशन कब बना था? या फार्मर कमीशन ऑफ इंडिया, वेरी फर्स्ट 2004 में। उसके चेयरमैन कौन थे? MS स्वामीनाथन, ठीक है। उनकी जो सिफारिशें आई थी उसमें एक बात ये भी लिखी गई थी, पढ़ा होगा ना कमीशन के बारे में, इसके बगैर पेपर देने जाना मत, मेंस का तो बिल्कुल मत देने जाना, स्वामीनाथन कमीशन पढ़ के ही जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन पक्का रहेगा, है ना। उन्होंने क्या, किसानों ने जब आंदोलन हुआ था ना पहले, तो किसान लोगों ने क्या बोला था कि आप स्वामीनाथन कमीशन की बातें मान लीजिए, हम अपने घर चले जाएंगे। वो राकेश टिकैत है ना, नाम सुना होगा, उन्होंने यही बात बोली थी ना, स्वामीनाथन कमीशन की बातें मान लो, मैं अपने घर चला जाऊंगा। स्वामीनाथन कमीशन, MSP, नहीं इस बार कहानी अलग है, उसको बाद में करेंगे। जो मैं लास्ट वाले 3 जो बिल आए थे उनकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। खैर बात को समझ आई नहीं? तो ये स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश पर नाम बदला गया था, ठीक है। ये सब याद रखा करो यार। एलोकेशन हो जाए, 2-4 मिनिस्ट्री और लिख लीजिएगा। रेलवे को देखो कितना पैसा मिला है, रेलवे को अलग से लिख लीजिएगा, है ना। रेलवे को विकास के लिए 2.55 लाख करोड़ रुपए मिला है। और गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री की अगर बात करें, यह आपका 2.03 लाख करोड़ रुपए। मामला सब करोड़ों में चल रहा है इस समय, है ना। उसके बाद लिखिएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय की अगर बात करें तो 1.77 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो इससे काम चल जाएगा। हाँ
बताएंगे भाई किसमें क्या बढ़ाया घटाया वो सब लिखेंगे हम लोग, है ना। दिल्ली ने बढ़ाया है इस बार, दिल्ली सरकार ने एजुकेशन पे अपना खर्च किया। नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं, मतलब प्रॉपर देखेंगे कैसे घटाया, ठीक है अभी। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। क्लियर क्या, ये रटना ही है, इसमें कुछ क्लियर है ही नहीं, है ना। आगे देखिए, अगली बात समझिएगा, कुछ योजनाओं की बात कर लेते हैं, स्कीम्स की बात करेंगे। तो नंबर 1 मनरेगा, मनरेगा लिखिएगा, मनरेगा। मनरेगा में इस बार 86,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया, जबकि पिछली बार जो लास्ट ईयर की बात करें 60,000 करोड़। तो नरेगा में बढ़ाया है, कस के बढ़ाया है। पीसीएस में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, किसमें कम किया, ऐसा कुछ आया था। इस बार क्वेश्चन आएगा किसमें बढ़ेगा। मतलब इस नेचर के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ, याद रखिएगा। नरेगा के बारे में सब कुछ पढ़ के जाइएगा, ठीक है। नरेगा एक्ट किस सन में आया था, 2005। वेरी गुड। और इम्प्लीमेंट कब से हुआ, 2006, 7 या 6, 8, 6, 10 में तो नहीं हुआ। अरे पढ़ा करो घर पे बैठ। एक्ट आया था 2005 में, 2005 में लागू हुआ, 2006 में नाम बदला गया 2009 में, ठीक है। बाकी बेसिक फीचर्स ऑफ दिस स्कीम, किसे काम मिलेगा, वर्किंग एरिया क्या है, कितना पैसा मिलता है, महिलाओं के लिए क्या है, वो सब नोट कर लेना। तो नरेगा में पैसा बढ़ाया है। उसके बाद लिखिएगा आयुष्मान भारत, आयुष्मान कार्ड जो मिलता है ना, आयुष्मान, आयुष्मान में 75,000 करोड़ की मोटी धनराशि खर्च की गई, है ना, अच्छी बात है ना। और खास बात, यहीं से प्रश्न आएगा पीटी में, वरना मेंस में खुद बता देना कि आशा जो कर्मचारी हैं और आंगनबाड़ी वाले, इन दोनों को आयुष्मान कवर दिया गया है। बात समझ आई। इस बजट खास बात क्या है कि आशा वर्कर्स एंड आंगनबाड़ी वाले जो शिक्षिकाएं होती हैं, है ना, आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड आशा वर्कर्स, दोनों को किस में शामिल किया गया है, आयुष्मान में। नोट करना ये बात। आयुष्मान भारत में टोटल फंड कितना है, 75,000 करोड़ रुपीस। और खास बात क्या है कि आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वाले दोनों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। और एक स्कीम आपने पढ़ा होगा जब इंडस्ट्री, तो PLI, नाम सुना PLI का, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव जो मिलता है ना, ताकि घर में घरेलू उत्पादन बढ़े। ये स्कीम है, आपका होमवर्क घर में पढ़ लेना, कई जगह काम आएगा, ठीक है। PLI में क्या होता है, इसमें 62,000 करोड़, सॉरी 6,200 करोड़, सिर्फ 6,200 करोड़ रुपए दिया गया है। अच्छा, इसमें एक डेटा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये 75,000 नहीं है, 7,500 है, प्लीज़ इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए PLI स्कीम में कितना है, 6,200 करोड़, ठीक है। PLI स्कीम क्या होती है, जैसे अगर कोई बंदा कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट डेवलप कर रहा है या उसका उत्पादन कर रहा है, तो सरकार उसको मोटिवेट करने के लिए कुछ फंड बनाती है। ये एक योजना आई थी, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा नीली क्रांति, इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। नीली क्रांति, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये अगर इसके लिए फंड 2023-24 में सरकार ने कितना पैसा दिया था और 2024 में कितना पैसा दिया है, 2352 करोड़, मतलब बढ़ा दिया इस बार। नीली क्रांति में फंड बढ़ाया है। ब्लू रेवोल्यूशन की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि हमें देश में क्या करना है, एक्वा कल्चर इंडस्ट्री बढ़ानी है, ठीक है। नीली क्रांति के जनक कौन है, स्वामीनाथन नहीं बेटा, वो हरित क्रांति, नीली क्रांति, हाँ भाई, नीली क्रांति। संकट है ना।
ये तो पढ़ा होगा ना, इसीलिए बोलते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो। हीरालाल और डॉक्टर अरुण, दो लोग हैं, हीरालाल और डॉक्टर अरुण। ठीक है, सरकार ने बोला है कि हमें एक्वाकल्चर पर काम करना है, देश में जो है मछली, झींगे, इनका उत्पादन क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, तो इसलिए पैसा लगाएं, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। ठीक है, और एक बात आप याद रखिएगा, जब आपके पड़ोस की बात करते हैं तो इसमें एक ग्रुप आता है बिम्स्टेक, नाम सुना होगा आपने। ठीक है, तो बिम्स्टेक में भी हमारा उद्देश्य क्या है, किसको बढ़ाना, ब्लू रेवोल्यूशन के थ्रू समुद्री उत्पादन को बढ़ाया जाए, है ना। तो वो सरकार बाहर भी और अंदर भी इसको बढ़ाने का काम करेगी, इसीलिए फंड बढ़ा दिया गया है। यूपी बिहार में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, आगे लिखिएगा। जब हम लोग जूट की बात कर रहे हैं तो मैंने शायद कुछ बताया हो तालाब वालाब के बारे में ना। जूट उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, भारत में होता है। और राज्य आपका बंगाल, बिहार नंबर 2 पर होता है ना, ये सब पता होगा। नंबर 2 पे बांग्लादेश जूट उत्पादन, नंबर 3 पर चाइना। हाँ बेटा, पीली क्रांति है ना, उसका फाइबर उसका वैसे ही है ना, तो हाँ उसी में आता है ना। पीली नहीं, पीला नहीं लिखते हैं, पीली क्रांति में तो सरसों आता है, गोल्डन फाइबर होता है। हाँ वो, लेकिन गोल्डन रेवोल्यूशन जो स्वर्ण क्रांति है वो, उसमें बेटा अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन, वो सारी क्रांतियाँ हैं ना 10 से 12। अच्छा ठीक है, हो जाएगा, है ना। आगे देखिए, है ना, नीली क्रांति। उसके बाद एफडीआई को लेकर सरकार ने क्या बोला है, ये बात याद रखिएगा। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें देखेंगे कि 2005 में, 2005 से लेकर के 14 तक कितना आया था, 298 बिलियन डॉलर। ये अमेरिकी डॉलर की बात कर रहे हैं। और सरकार ने पैसा खर्च किया 2014 से लेकर के 2023 तक का जो आंकड़ा बताया है 596। मतलब क्या है, एफडीआई देश में बढ़ा है। और याद रखेंगे, जैसे जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट, स्टील, ये सब बढ़ेंगे, एफडीआई ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। ठीक है, लिखिएगा पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। पर कैपिटा इनकम पर थोड़ी बात कर लेते हैं। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम लिखिएगा। इन्होंने बताया है कि सरकार ने जब अपने सत्ता में बीजेपी लिया था देश, तो उसमें इनकम थी आपकी 88,647, 88,647 रुपये। ये पर कैपिटा इनकम थी सन 2014-15 की बात इन्होंने की है। और आज की डेट में मुस्कुराइए, क्योंकि आपकी पर कैपिटा इनकम क्या हो गई है, डबल हो गई है। 2022-23 की बात करें तो ये आपकी प्रति व्यक्ति आय है जो लगभग क्या है, डबल है। बात समझ आ गई। तो पिछले वर्षों में सरकार ने बहुत मेहनत की, पर कैपिटा इनकम क्या हो गई, बढ़ गई। इसमें लोग अपनी अपनी बात करते हैं, है ना। मुझे लगता है कि कुछ हद तक की बात सही है। जैसे आप हर जगह बढ़ा है, नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हर जगह बात मतलब थोड़ा थोड़ा सही है, थोड़ा सा वो लगता है। अगर आप ट्रेन में जाते हैं, थर्ड एसी में जाइए, सेकेंड एसी में जाइए, आजकल उन्होंने M1 M2 स्टार्ट कर दिया है इकोनॉमी वाला। हर जगह लोग घुसे पड़े हैं। स्लीपर, मतलब स्लीपर लोग पहले वीआईपी समझते थे, अरे रिजर्वेशन से आए हैं, अभी स्लीपर जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो मतलब लोगों की खरीदने की क्षमता तो बढ़ी है। आप देखिएगा, होम डिलीवरी का रेशियो निकालिए, आदमी का पैसा घर में समोसे मंगा रहा, पैसा बोलता है भाई। मोबाइल कंपनी का डेटा देखिएगा, ब्रांडेड मोबाइल की सबसे ज़्यादा डिमांड भारत में बढ़ी है पिछले 1.5 साल में। लोगों का एक सर्वे अभी निकाला, नव भारत टाइम या किसी का है, कल परसों में आया है। लोगों की जो कार की पसंद है ना, वो 10 लाख से ऊपर हो गई है। 10 से नीचे की कोई कार ही नहीं पसंद है, कार ही नहीं, 10 से नीचे की बात ही नहीं कर रहा कोई। आप सोचिए, तो पर कैपिटा इनकम तो बढ़ी है। ब्रांडेड कपड़ों की डिमांड देश में क्या हो गई, बढ़ गई। गांव में आप देख, खाने का नेचर बदल गया। ठीक है, तो बात सही भी है, लेकिन जो उस साइकिल से पिछड़ गया है उसको वो भी नहीं मिल पा रहा जो बेसिक है। अंतर ये है, इसलिए समावेशी विकास की बात यहाँ पर की गई। खैर आगे देखिएगा,
अगला टूल लिखेंगे टोटल खर्चा कितना है, बजट का साइज मैं यहाँ पर लिखाना भूल गया था, टोटल एक्सपेंडिचर पीसीएस के लिए बता रहा हूँ। अगर पूछा जाए कि कुल खर्चा कितना हुआ, कुल व्यय कितना है, तो वो डेटा लिख लीजिएगा 4765,768 करोड़ रुपए, इतना हमारा बजट है, सरकार की इनकम है। और अगर आप देखें इसमें 6% ग्रोथ हुआ है, सॉरी ग्रोथ कितना हुआ, 6%। ठीक है, चलिए अब सरकार ने, चूंकि सर्वे तो आया नहीं, सर्वे क्या होता है, सरकार की तारीफ होती है कि पिछले साल हमने ये किया वो किया, है ना, तो सर्वे था नहीं, तो इसी में कुछ बताया उन्होंने, कुछ पॉइंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा। कोई डेटा समझ आ रहा नहीं, देखो समझ आया इसलिए 1.5 दिन से मेहनत कर रहे थे, है ना, बता देना जैसे ऊपर से जाए, अब तो रटना पड़ेगा, है ना, पीटी देना है तो समझ ही आना चाहिए। आगे देखेंगे सरकार ने कुछ चेंज बताया, तो लिख लीजिएगा, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1, पहला, इनकम टैक्स रिटर्न जो है आपका ITR, इसका जो समय है, टाइम, अब हो गया 10 डेज, 10 दिन में ITR आपका आ जाता है, पहले 93 डेज था, मतलब 2014 में अगर आप ITR भरते थे तो 93 डेज, लगभग 3 महीने बाद पैसा आता था, अभी 10 दिन के अंदर ITR रिस्पांस मिल जाता है, सरकार ने बताया है, बात सही है, जल्दी मिल जाता है। उसके बाद आप देखिएगा 1.66 लाख करोड़, ये है GST कलेक्शन पर मंथ, एक महीने में लगभग 1.66 लाख करोड़ रुपए की आय प्राप्त होती है GST से। GST दिवस कब मनाते हैं, 1 दिसंबर, जुलाई। अच्छा, आर्टिकल 279A, इसमें GST के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में, किसके बारे में, या फाइनेंस कमीशन के बारे में, इसमें GST काउंसिल है, लिख लीजिएगा GST परिषद। खैर, GST काउंसिल के चेयरमैन कौन होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वेरी गुड, वित्त मंत्री होते हैं। आगे लिख लीजिएगा, जो इनकम टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स है ना, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन अगर बात करें, ये आपका 3 टाइम्स मोर हुआ है, 3 गुना बढ़ा है, देश में डायरेक्ट टैक्स बढ़ा है, इसका मतलब ये है कि आपने बताया है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, ये बात सही है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स मतलब क्या है, आपके द्वारा जो जाता है, तो ये बात ठीक है, नोट करके लिख लीजिएगा। मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम की अगर बात करेंगे तो कुछ डेटा लिख लीजिएगा। तो प्रत्यक्ष जो कर होता है, 2 होते हैं, एक प्रत्यक्ष एक परोक्ष, है ना, मतलब इनडायरेक्ट को क्या बोलते हैं, परोक्ष बोलते हैं। तो परोक्ष की बात अलग करेंगे, इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जैसे GST क्या हो जाएगा, ये प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष मतलब क्या हो जाएगा आपका, जो डायरेक्ट वाला हो जाएगा ना। तो याद रखिए, जैसे ही डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन बढ़ेगा, इसके मतलब पर कैपिटा इनकम लोगों की बढ़ गई है, आप कह सकते हैं बात, ठीक है। खैर, पूरी दुनिया में अगर आपसे बात की जाए, मैक्सिमम लिख लीजिए, हेडिंग डालेंगे, मैक्सिमम पर कैपिटा इनकम इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय, अमेरिका या जापान, कमाल है, लिखिएगा लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग, ठीक है। और इनकम देखिए 143,320 डॉलर पर ईयर, $1,43,000 डॉलर में है। अगर ये लोग इनकम का थोड़ा सा हिस्सा भी ट्रांसफ़र कर दें तो यहाँ कायाकल्प हो जाए लोगों। $1,00,000 कल्पना करिए, इसको 83 से मल्टीप्लाई करिए, 83 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, है ना। नंबर 2 पे लिखिएगा,
नंबर 2 पे अमीर देश कौन सा है? आयरलैंड। नंबर 3 पर सिंगापुर। तो ये दोनों के दोनों देश किस कॉन्टिनेंट में है? यूरोप में। सिंगापुर एशिया में। नंबर 4 कतर, ये दोनों कहाँ पर हैं? एशिया में। 4 याद रखिएगा। अब इंडिया की बात कर लेते हैं वरना बुरा लगेगा आपको ना। इंडिया में पर कैपिटा इनकम आज की डेट में अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक कितना है? $2612। अंदाज़ा लगा लीजिएगा लग्जमबर्ग का एक आदमी और हमारे यहाँ हम लोग $2612 कमाते हैं। लग्जमबर्ग में 1,43,000 समथिंग डॉलर और हम लोग खुश हैं 2025 में। आप लगाइए कितने संतोषी प्रवृत्ति के हैं ना। आगे देखेंगे उसके बाद में पाकिस्तान लिख लीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगे, मूड ठीक हो जाए आपका, है ना। तो पाकिस्तान में इस समय है $1471। अब थोड़ा अच्छा लगा यहाँ पे ना। हाँ सब बता देंगे। मगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश लिख लीजिएगा 2528। टेंशन है, मेहनत करिए, ठीक है। सबसे गरीब देश सूडान, साउथ सूडान लिख लीजिएगा। सबसे गरीब देश कौन सा? साउथ सूडान। और यहाँ पर जो है लगभग $475 के आसपास कमाया जाता है एक आदमी के द्वारा औसतन, ठीक है। चाइना लगभग $11,000 के आसपास है। अमेरिका लिख लीजिएगा वरना और मूड खराब होगा ना। यूएसए लिखिएगा $80,410। तो अब जाना है तो लग्जमबर्ग जाइए, क्या अमेरिका के चक्कर में पड़े, है ना। अगर कोई अमेरिकन बोले मैं अमीर हूँ तो बता देना लग्जमबर्ग फिर कौन है ना। इनसे अमीर तो हमारा क्या है? सिंगापुर, कतर भी है। चलिए आगे देखिएगा। तो पर कैपिटा इनकम भारत की बात करें, इंडिया का रैंक लिख लीजिएगा। अगर आपसे रैंक पूछा जाए, भारत का रैंक है 140, ठीक है भाई। और अगर भारत में जैसे आप लिखा था ना, इंडिया में हमारी जो इनकम है कितनी है डॉलर के हिसाब से? 2612 के आसपास। लेकिन ये इनकम बढ़ जाएगी, $983 हो जाएगी अगर आप ट्रिपल पी के अकॉर्डिंग निकालेंगे तब। तो पर कैपिटा इनकम अकॉर्डिंग टू ट्रिपल पी कितना हो जाएगा? 9183। कल की क्लास में अगर आए होंगे तो समझ आ रहा होगा। पर कैपिटा इनकम ट्रिपल पी क्या होता है, याद आ रहा? कल आए थे ना, ट्रिपल पी जीडीपी निकाली थी ना, वो चाय पीने गए थे अमेरिका और भारत में। याद आया कुछ? गुड। 4-5 लोग हैं जिन्हें नहीं समझ आ रहा, बस वो घड़ी देख रहे हैं कैसे टाइम पूरा होगा, है ना। टाइम हो गया। देखिए मतलब ऐसा क्या है कि तुम लोग मन नहीं लग रहा क्या है? अच्छा डेटा लिखते सही चल रहा है। और किसी दिन मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूँगा तो आधे आएंगे ही नहीं। हाँ वो असल में उन्हें ज्ञान नहीं ना जीवन का। असल में क्या होता है, ये सब्जेक्ट ऐसा है, ये है टेक, 3-4 सब्जेक्ट ऐसे जहाँ पर आपको मन लगा के पढ़ना पड़ेगा वरना। चलिए ठीक है, यहाँ से कल स्टार्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए थोड़ी मेहनत करिएगा, ठीक है, तो समझ आएगा।